एक चुटकी में ही वो आपस के जो वो होते हैं ना हलीफ, वो हरीफ बन जाते हैं। समटाइम्स मेरा को कॉलेज करती है ऐसे, मतलब कुछ लड़कियां डरती हैं। लड़कियां छोड़ के लड़के भी डरते हैं। अच्छा, हमने कोई काश्तकारी पढ़ाई नहीं, जेरे काश्त रकबा पढ़ाया नहीं। ड्राई फ्रूट बहुत महंगा है मेरे भाई, 12,000 रुपए का चिलगोजा। इसके अंदर सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपका हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। मैं हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश करूंगा, थोड़े 2-3 महीने में जरा गुजारा करने दें। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, पूरी दुनिया बोल। गुड मॉर्निंग नाजरीन, सुबह खैर, वेलकम टू दुनिया बोल है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान सहरिश जुहेब और आज मुझे मुदस्सिर ज्वाइन कर चुके हैं। इनकी तबीयत कुछ नासाज थी लेकिन आज ये आ गए। बहुत शुक्रिया आपका। और वैसे हुआ क्या था? आजकल बस मौसम की तब्दीली की वजह से कुछ फूड पॉइजनिंग का मामला हो गया। बहरहाल अच्छा ये है कि इंसान इस तरह की चीज़ों से भी जब गुजरता है तो कुछ ना कुछ सीखने को वहाँ भी मिल रहा होता है। सफ़र में थे तो कुछ बीमारी भी आपको पड़ती है, सफ़र में थे आप, हाँ, सही। तो उसके साथ साथ इंसान को आगे बढ़ने की ज़रूरत भी होती है। लेकिन आज के प्रोग्राम का अच्छी बात से आगाज़ कर लेते हैं। और अच्छी बात यह है कि कामयाबी नाज़रीन सिर्फ उन लोगों को मिलती है जिनको कामयाबी का यकीन हो, मेहनत, लगन, कोशिश और तसलसल ये हो, जिनकी बदौलत पाकिस्तानी विमेन टीम ने भी आज तारीख रकम कर दी। और वह तारीख जिसका यकीन पूरी कौम को था कि हमारी लड़कियां ये कर सकती हैं। बिल्कुल, और यही यकीन आज हकीकत का रूप धार गया। कौमी विमेन क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड को उन्हीं की सरजमीन पर T20 सीरीज हरा दी है। कौमी टीम ने दूसरे T20 में भी 10 रन से मेज़बान टीम को शिकस्त दी है, जिसके बाद सीरीज में कौमी टीम को फैसला कुन बरतरी हासिल हो गई है। तो साड़ियाँ कुड़ियाँ जड़ियाँ ने ना वो जनाब छाई हुई हैं, ज़बरदस्त बेहतरीन इन्होंने परफॉर्म किया है। और ये पाकिस्तानी विमेंस टीम की तारीखी कामयाबी है कि उन्हीं की सरजमीन पर उन्हीं को शिकस्त दी है T20 सीरीज़ में। और बड़ा अच्छा लग रहा है। ये देखिए आप, छक्के चौके लगते हुए जो मनाजिर है ना, ये जो हवा में बॉल जा रही है, ये मेल क्रिकेट टीम नहीं है, फीमेल है। न्यूजीलैंड को बाबर और फ़खर जमान उनकी इनिंग याद रहेगी, जिसकी वजह से न्यूजीलैंड हारा भी। लेकिन अनफॉर्चुनेट पाकिस्तान अगले मरहले में नहीं पहुंचा वर्ल्ड कप के। अब जो न्यूजीलैंड में पाकिस्तानी लड़कियों ने ये कर दिखाया है कि उन्होंने 10 विकेट से हरा दिया, 9 विकेट से हरा दिया। लेकिन अब अगला मरहला होगा 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ जो ऑस्ट्रेलिया में होनी है। उसके बाद पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड जाना है और न्यूजीलैंड पाकिस्तान जो मेंस टीम है वो पहुंचेगी। और वहाँ ऐसा ही रिकॉर्ड होना चाहिए, ऐसा ही शानदार जवाब होना चाहिए कि चाहे वुमेन्स टीम हो चाहे मेंस टीम हो, दोनों पाकिस्तान क्रिकेट की वो बेहतरीन हो। आगे बढ़ते हैं। ये बड़ी खबर भी थी, लेकिन कुछ और बड़ी खबरों की हाँ जी, आप शामिल करते हैं बड़ी खबर, जो असल बड़ी खबर है। सिंध में नून लीग की पोजीशन मजबूत, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बाद मौलाना को भी साथ मिला लिया, मिलकर इलेक्शन लड़ने का ऐलान, सीट एडजस्टमेंट होगी। मियां साहब और फजल रहमान की यहाँ मुलाकात में हम फैसले हुए हैं। पीपल्स पार्टी के सख्त बयानात की वजूहात सामने आ रही है। इलेक्शन से पहले खूब सियासी एक्शन दिखाई दे रहा है। कोई मुकाबल नहीं दूर तक, बल्कि बहुत दूर तक पाकिस्तानी लड़कियों ने साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप में सब्ज हिलाली परचम सर बुलंद कर दिखाया। गोल्ड मेडलिस्ट लाइबा और आरजू आज दुनिया बोल है में मेहमान होंगी। पाकिस्तानी शेर की नेपाल में धाड़, रेसलिंग इंटरनेशनल चैंपियनशिप में पाकिस्तानी रेसलर के आगे भारतीय रेसलर की एक ना चली, चित कर दिया। शेर खान आज होंगे दुनिया बोल है के मेहमान। और मट्टी से प्यार कर तो निखर आएगी ज़मीन, मट्टी से मोहब्बत के आलमी दिन पर जानेंगे। ज़रई मुल्क होने के बावजूद GDP के ज़राअत का हिस्सा कम क्यों होता जा रहा है? सही, बड़ी अच्छी बात है कि हर उस ख़ास चीज़ का एक आलमी दिन बनाया हुआ है कि जिस पे उसकी इम्पोर्टेंस पे बात हो सके और उसकी कदर करने के लिए जो अवेयरनेस है उस पर बात हो सके। तो ये बड़ा अच्छा लगता है इन डेज़ के हवाले से बात करते हुए। अभी मुझे ट्रेंड्स की बात करनी है तो बैक आर गर्ल्स ये ट्रेंड कर रहा है, हैशटैग बैक आर गर्ल्स। इसमें पाक न्यूजीलैंड दूसरे T20 में कौमी वुमेंस टीम ने 10 रन से न्यूजीलैंड को शिकस्त दे दी है। पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज़ में
2-0 से बढ़तरी हासिल हो गई। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को जीत के लिए 138 रन का हदफ दिया था, जो कि न्यूजीलैंड की जानिब से मुकर्ररा ओवर में 128 रन पर तमाम हुआ। और इस ट्रेंड में सारिफीन कौमी विमेन टीम की जीत का जश्न मना रहे हैं, जबकि कौमी फास्ट बॉलर फातिमा सना की उम्दा बॉलिंग पर उन्हें खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। मुदस्सिर, मुझे बड़ी खुशी हो रही है लड़कियों को ऐसे ज़बरदस्त परफॉर्म बिल्कुल करता ज़बरदस्त। और ये कल से मैं आज से ट्विटर पे देख रहा था कि यार ये तो कमाल हो गया है पाकिस्तान टीम का, और जितनी तेज़ी के साथ पाकिस्तान ने अब बड़ी टीमों को हराना शुरू किया है। हाँ। तो मुझे लग रहा है कि जो इधर से अगर कोई दुख मिल जाता है लड़कों से, तो यहाँ से लड़कियाँ कवर कर देती हैं, कम से कम पूरा हो जाएगा। अच्छा, अगले ट्रेंड की जानिब बढ़ते हैं, और वो भी इस वक्त क्रिकेट से रिलेटेड है। पाकिस्तानी कौम बड़ी क्रिकेट की शौकीन है जनाब, वो हारिस रऊफ है। ट्रेंड और पीसीबी ने फास्ट बॉलर हारिस रऊफ, जमान खान और स्पिनर उसामा मीर को ऑस्ट्रेलवी बिग बैश लीग के लिए महदूद एनओसी जारी कर दिया है। खिलाड़ियों को पूरे इवेंट की बजाय 7 से 28 दिसंबर के दरमियान महदूद मैचेस में शिरकत की इजाज़त दी गई है। हारिस रऊफ और उसामा मीर को 5-5 जबकि जमान खान को 4 मैचों के लिए एनओसी जारी किया गया। टॉप 10 में अब तक हज़ारों सारफीन इस वक्त जो है वो अपना स्टेटस शेयर कर चुके हैं। ज़बरदस्त। और ये एनओसी जारी हो गया है, ज़ाहिर है इनको ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल गया है। इस हवाले से मज़ीद भी आपको बताते रहेंगे। अभी हम बात करेंगे उस खबर की जो कि मेरा ख्याल है कि बड़ी खबर है, क्योंकि अब सबकी नज़रें इलेक्शंस पर हैं, और जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा है हम देख रहे हैं कि इंतखाबी सरगर्मियों के साथ साथ जोड़ तोड़ की सियासत भी अपने उरूज पर है। नए इत्तेहाद बन रहे हैं, बड़े बड़े रहनुमाओं की अहम तरीन मुलाकातें हो रही हैं, और सबसे बढ़कर ये कि सीट एडजस्टमेंट के मामलात जो हैं वो तय पा रहे हैं। अच्छा, अब मुदस्सिर, ये इत्तेहाद जो बन रहे हैं, अब मुझे इतनी समटाइम ना इस पर ये चीज़ मज़ाक़ा खेज़ लगती है कि जब अभी इलेक्शन करीब नहीं होता उससे पहले एक इत्तेहाद बना होता है, बस एक चुटकी में ही वो आपस के जो होते हैं ना हलीफ, वो हरीफ बन जाते हैं, अपनी अपनी पॉलिसियाँ, अपने अपने मंशूर, अपने अपने नज़रिए, और जनाब अब फिर से इत्तेहाद बन रहे हैं। असल में जमातों का अपना अपना एक सीट एडजस्टमेंट तो माजी में भी हमने देखा है और अब भी देख रहे हैं, लेकिन इंतखाबी इत्तेहाद जब होता है और नज़रियाती तौर पर दो जमातें मुख्तलिफ हों तो हैरानी ज़रूर थोड़ी सी होती है, लेकिन अगर नज़रियाती तौर पर भी करीब करीब हों तो फिर तो चल रहा है बिल्कुल। अच्छा, ये इसमें ये जो सिंध में इतना बड़ा इत्तेहाद बन रहा है ना, ये मुझे लगता है बड़ा टफ टाइम देगा। मौलाना भी हैं, MQM भी है, GDA भी है, और ये सब मिल के खड़े हैं, और अभी मौलाना साहब भी आ गए हैं ना, मुलाकात बड़ी अच्छी उनकी रही है। लेकिन ग्राउंड जो है वो कुछ और तरह से भी होते हैं। अब देखते हैं कि मामलात क्या होते हैं। शेख रोहेल अस्कर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान मुस्लिम नून के सीनियर रहनुमा हैं। शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जब से शेख साहब इत्तेहाद हो रहा है तो पीपल्स पार्टी से भी आप कर ही लेते, सबसे आप कर रहे हैं, PDM इत्तेहाद भी बच जाता और कौमी हुकूमत भी बन जाती, या कम से कम मुस्तकबिल में कोई फ्रेंडली अपोजिशन मिल जाती? ये कहना कब्ल वक्त है। देखें, सियासत में कोई हरफ आखिर तो होता नहीं है जी, और अगर आप सियासत इसलिए कर रहे हैं कि आपने इस मुल्क को और इस मुल्क के अवाम को फैसिलिटेट करना है, तो फिर इसमें कोई मजाक नहीं है कि आप हर किसी सियासी जमात से आप बात कर सकते हैं। और जहाँ तक रहेगी बात पीपल्स पार्टी की, तो मेरे ख्याल में अभी थोड़ा अच्छा पहले पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड थी, और फिर मैं वही बात कहूँगा कि आप इसको बिल्कुल राइट ऑफ नहीं कर सकते। हो सकता है किसी स्टेज पे पीपल्स पार्टी से बात हो जाए। अच्छा, अब इसमें रोहेल साहब, कुछ हलकों में इस वक्त सबसे ज़्यादा तशवीश इस बात की पाई जा रही है कि MQM के खिलाफ आखिरी जो ऑपरेशन है जिसमें उनका मरकज़ तक बंद हो गया, वो आप लोगों के दौर में हुआ। फिर भी आप और MQM के दरमियान इतनी पक्की दोस्ती, ये दोस्ती फितरी है या वक्त की ज़रूरत है? शायद आपका ये सवाल इररिलेवेंट है कि जो MQM के अब इस वक्त सोच है या जो वो इस वक्त सियासत कर रहे हैं, वो कोई एंटी पाकिस्तान थोड़ी है, पाकिस्तान के हक में। और उस वक्त जो था, उस वक्त सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट था। अब तो ये जो MQM है बिल्कुल डिफरेंट MQM, इसकी तो बिल्कुल थॉट ही डिफरेंट है। हाँ, नाम वही है, नाम इसलिए वही है कि वो अपनी शनाख्त रखना चाहते हैं, तो आप उसको क्यों मना करेंगे? आप रहने दें उनकी शनाख्त, अगर वो शनाख्त इसकी तो अपने आप को बेहतर समझते हैं। लेकिन ये आप जहन में रखें कि बिल्कुल डिफरेंट सोच है इस वक्त।
तो उनके साथ अगर आप पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं या आप सूबे की बेहतरी के लिए एंटी काम करना पाकिस्तान चाहते हैं, तो इसमें कोई मजाक है। कि एंटी पाकिस्तान लोग हैं, मैंने ऐसी बात बिल्कुल नहीं कही, लेकिन चेहरे वही हैं, लोग भी वही हैं, जमात भी वही है, नजरिया भी वही है, मुख्तलिफ तो कुछ नहीं है। ये कोई बात नहीं है, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। देखना तो ये पड़ेगा कि अब पता नहीं, मैं तो अब ये कहता हूँ कि इंसान पता नहीं क्यों ऐसा कर किसी वक्त बड़ा सख्त दिल हो जाता है। तौबा तो खुदावंद करीम को भी बहुत पसंद है, अल्लाह माफ कर देता है, लेकिन बंदे माफ नहीं करते। बस यही है, मैं इस बारे में इतना ही कहूँगा। मैं अच्छा शेख साहब, ये तो अब एमक्यूएम के साथ इत्तेहाद, लेकिन कल मियाँ साहब की और मौलाना साहब की मुलाकात में बल्दियाती निज़ाम के लिए आईनी तरमीम लाने पर इत्तफाक हुआ। बल्दियाती निज़ाम में मौलाना साहब कौन कौन सी तब्दीलियाँ चाहते हैं सर? तो मुझे इसका इल्म नहीं है, सच्ची बात है, मुझे कतई तौर पे ये नहीं पता कि वो क्या तरमीम लाना चाहते हैं। हाँ, ये मैं आप जरा मैं फिर आपके सवाल को फिर कबल उस वक्त ही कहूँगा कि मौलाना अगर कोई तब्दीलियाँ पेश करना चाहते हैं तो उसके वक्त ये थोड़ी होगा कि आप बैठ के बात करते हैं, बाकायदा उस कमेटी तश्कील दी जाएगी और प्रिलिमिनरी आपस में बैठ के बात करेंगे। अगर उनकी तजावीज़ जो है वो काबिल अमल हैं और बेहतर है तो मेरे ख्याल में उनको अडॉप्ट करने में कोई मजाक नहीं है। और अगर आप कन्विंस कर सकते हैं कि आपकी ये तजावीज़ जो हैं इसमें इतने % तजावीज़ जो है वो बेहतर है और ये जो तजावीज़ हैं ये काबिल अमल नहीं है, तो किसी न किसी नुक्ते पे आप यकजा तो हो जाएंगे। तो मेरा ख्याल लेट्स सी कि वो क्या आती है, तजवीज़ क्या आती है। अच्छा शेख साहब, कल साद रफ़ीक साहब ने सिंध में एमक्यूएम के साथ होने वाली जो सियासी मुज़ाकरात हैं उन पर भी सुना है कि इजलास को ब्रीफिंग भी दी है। अंदरूनी खाना एमक्यूएम से आप लोगों की कोई डील चल रही है, तो बताएं क्या डील चल रही है? आपको ये अर्ज किया कि अभी इस वक्त तो कुछ आप नहीं कह सकते। ये जब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होगा उसके बाद आप तय करेंगे कौन से हल्के में आपने सीट एडजस्टमेंट करनी है, कौन से हल्कों में आपने खुद अपने कैंडिडेट्स पुट करने हैं। ये टोटल जो सारी चीज़ें हैं ये तो अभी वक्त आएगा जब आपका शेड्यूल अनाउंस होगा, उसके बाद ये सारी चीज़ें तय होंगी। तो मेरे ख्याल में अभी थोड़ा टाइम है, वक्त है 2-4 दिन का, जिसमें शेड्यूल आने में, शेड्यूल आने के बाद आपके सामने सारी सिचुएशन जो है वो साफ और शफाफ होकर सामने आ जाएगी आपके। सही। अच्छा शेख साहब, आपके मुखालिफिन ये बात करते हैं कि 16 माह के अरसे में आपकी हुकूमत में कोई मुआशी प्लान दिखाई नहीं दिया, तो अगले 5 साल के लिए क्या तैयारियां मुकम्मल की हैं? कोई मुआशी टीम बनाई है? इसमें से मैं आपसे गुजारिश करूं, अगर तो आप, मैं नहीं जानता किन लोगों की आप बात कर रहे हैं, किनका आप तस्करा करना चाहते हैं, किनकी सोच आप बयान कर रहे हैं। मुझे इतना पता है कि अगर आप 16 महीने से पहले पीछे चले जाएं तो खुदा ना खास्ता उसको ये बिल्कुल ये बात तय थी कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने के बिल्कुल किनारे पे था और इनकी काविशों के साथ, पीडीएम की काविशों के साथ, नेगोशिएशंस के साथ पाकिस्तान उस खतरे से बच गया। अब आप आगे चले जाइए। आगे चलने के लिए मैं आपसे ये अर्ज करूं कि कुछ लोगों का माजी उनका गवाह होता है और माजी में नवाज शरीफ साहब की पॉलिसीज जो हैं वो आपके इन्वेस्टर्स के लिए बहुत पॉजिटिव रही हैं। वो चाहे आपके इन्वेस्टर्स इनर कंट्री के हों या आपके आउटर कंट्री के हों, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनका भी बड़ी अट्रैक्शन होती है और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बेहतर बनाते हैं। तो मेरे ख्याल में आने वाले वक्त में जब आप हुकूमत संभालेंगे, खुदा करे कि अल्लाह की मदद के साथ, तो मेरा ज़ाती ख्याल है कि वो जो आपकी पॉलिसीज हैं वो बहुत ज़्यादा काउंट करती हैं और इस वक्त आप फैसिलिटेट करेंगे सरमायादारी को तो आपका कारोबार भी चल निकलेगा और फिर बाहर से आपकी सरमायाकारी भी आएगी। उससे पाकिस्तान के बहुत सारे मसाइल हल होते नजर आएंगे आपको। और फिर मेरे ख्याल में मियाँ साहब खुदा उनको इज्जत से नवाजे, बैठ के मेरे ख्याल में CPAC को बहुत तेज कर देंगे। शुक्रिया। आप शेख रहेल असगर साहब हमारे साथ मौजूद थे, मुस्लिम नून के रहनुमा। और अब देखना यह है कि पहले तो ये इत्तेहाद और सीट एडजस्टमेंट, फिर इलेक्शन और इलेक्शन के बाद होने वाले नताइज और उसके बाद बनने वाली बात यह है कि किसी को फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से कि क्या इत्तेहाद बनता है, क्या सीट एडजस्टमेंट होती है। पाकिस्तानी को अगर फ़र्क पड़ता है ना तो वो इस चीज़ से पड़ता है कि मुआशी टीम क्या बनती है, हमारे हक़ में मुआशी फ़ैसले क्या लिए जाते हैं कि जिससे हमें रिलीफ मिले। और वो रिलीफ की एक्सपेक्टेशन है सबको, अल्लाह करे कि उनकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक मिल भी जाए, आगे आने वाले इलेक्शन के बाद एक स्टेबल गवर्नमेंट बने। और रिलीफ की जहाँ तक बात है तो मैं एक जगह पर गई थी जहाँ से लोगों को रिलीफ मिलता है
और वो शिफा याब होके जाते मुझे हैं। तो लगा कि आपको डर और खौफ मिला होगा वहाँ पर जाके, क्योंकि जिस तरह से आप मगरमच्छों के इर्द गिर्द थी। चले, मेरा ख्याल है मैं आपको लेके चलती हूँ, आप खुद ही देख लीजिए। देखिए नाज़रीन, मैं जहाँ पर गई थी वहाँ पर किस तरह से लोग शिफा याब होके जा रहे हैं। किसी भी किस्म की जल्दी बीमारी, स्किन से रिलेटेड किसी भी तरह का मसला है ना, तो लोग अपने वहाँ अपने से अकीदे के मुताबिक बिल्कुल, वो बिल्कुल, चीज़ें हैं। बिल्कुल। मंगू पीर में सहरिश गई हैं, और मंगू पीर में जो एक मखसूस वो जगह है जहाँ पर मगरमच्छ भी है, वहाँ पानी है, वो दरबार। आप सब कुछ वो ना आपका- बताएं, आप वो- देखिए। जी, आज मैं मंगो पीर मज़ार पर मौजूद हूँ और यहाँ पर आने का ख़ास मकसद ये है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, कोई मन्नतों मुरादों के साथ आते हैं, कोई उतारने आते हैं, कोई मानने आते हैं। और यहाँ की ख़ास बात यह है कि यहाँ पर एक गर्म पानी का चश्मा है, और ये बताया जाता है कि उस पानी में अगर आप नहा लें तो जल्दी किसी भी किस्म की बीमारी हो आपको उससे शिफा मिल जाती है, आपको उससे आराम आ जाता है। दूसरा, यहाँ पर एक ख़ास बात यह है कि यहाँ पर कुछ मगरमच्छ मौजूद हैं जिनकी तादाद 200 के करीब बताई गई है, और कहा जाता है कि वो बाबा फरीद गंज शक्कर की करामात निशानियों में से वो मगरमच्छ हैं। और लोग जब यहाँ पर आके मन्नतें उठाते हैं तो वो यही दुआ करके जाते हैं कि जब हमारी मन्नत पूरी होगी तो हम इन मगरमच्छों को यहाँ पर गोश्त डालेंगे या कुछ भी जो कि वो डाल सकते हैं। तो आइए चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये अभी मैं जनाब उस जगह पर पहुँच गई हूँ जहाँ पर ये चश्मा मौजूद है, गर्म पानी का चश्मा है, और ये कितना पुराना है और यहाँ से कितने लोग आकर फैज़याब होकर जाते हैं, ये सब जानने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जो कि यहाँ के खलीफा भी हैं, इसके अलावा यहाँ की देखभाल भी करते हैं, सज्जाद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सज्जाद साहब। वालेकुम सलाम, कैसी हो मैडम? अल्लाह का शुक्र। सज्जाद साहब, मुझे ये बताइएगा यहाँ पर ये चश्मा कब से मौजूद है? लोग आज से नहीं, तकरीबन 850-900 साल से यहाँ पर लोग आते हैं। जज़ाम जैसी बीमारी को भी खैर करता है माशाल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जिसको दाने हो, पोड़े हो, किसी भी तरह जल्द की स्कैन की कोई भी अल्लाह ना करे कोई प्रॉब्लम है, ये बीमारी है, तो ये पानी में अल्लाह पाक ने ऐसी एक शिफा है कि अगर वो पीते भी हैं, नहा लेते हैं, तो इनसे बहुत बड़ी उनकी जल्दी शिफा मिल जाता है उनको। अच्छा, मुझे ये बताइएगा सज्जाद साहब कि रोज़ाना की बुनियाद पर कितने लोग हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं और आकर यहाँ से फैज़याब होकर जा रहे हैं? क्योंकि ज़्यादा हमारे पास, जैसे कि आप देखें बुध मंगल, ऐसे आम दिनों में तो बहुत मैक्सिमम मुश्किल से 50-60 लोग भी आए तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, वैसे इतवार हुआ या मुक़द्दस दिन, जैसे हम जुमेरात वाले दिन जैसे कि ज़ियारतों पे जो लोग आते हैं, तो ये 2 दिन जो होते हैं वो मैक्सिमम तकरीबन 150-200 लोग, तकरीबन 300 लोग मैक्सिमम आते हैं। किस तरह इस पानी से फैज़ मिल रहा है या लोगों को शिफा मिल रही है? क्या ऐसा इस पानी में मौजूद है? पानी में कुदरती सल्फ़र है, तो सल्फ़र कैसे गंधक को कहते हैं। गंधक और सल्फ़र एक ऐसी चीज़ है, स्कैन को खैर करता है, जाहिर सी बात है। तो पानी में कुदरती एक शिफा भी है, बुजुर्गानी चीज़ है। फिर उसमें यह है कि सल्फ़र एक ऐसी चीज़ है कि अगर किसी भी कहीं भी पूरे पाकिस्तान में उस पानी में अगर सल्फ़र होगा तो स्कैन के लिए वो खैर होगा। अच्छा जनाब, मैं इस वक्त उस जगह पर पहुंच चुकी हूं जहां पर मगरमच्छ मौजूद हैं और बड़ा मतलब हैरत अंगेज़ ये मनाजिर हैं। आमतौर पर हम 1 या 2 मगरमच्छ देखते हैं, वो भी किसी आपको चिड़ियाघर में, ज़ू में नज़र आ जाते हैं जिनकी प्रॉपर देखभाल हो रही होती है। लेकिन यहाँ पर तकरीबन ये 200 के करीब मगरमच्छ हैं और सबसे बड़ा जो मगरमच्छ है उसकी एज बताई जा रही है तकरीबन 125 साल के करीब है। और यहाँ पर ये सज्जाद साहब जो कि इनका ख्याल करते हैं। सज्जाद साहब, मुझे ये बताएगा कि इनकी देखभाल यहाँ पे किस तरह हो रही है? वैसे तो हम आप देखें कि हम बिल्कुल इनको बच्चों की तरह संभालते हैं। जाहिर सी बात है, ये हमारे 8 नस्लों ने इनकी खिदमतें की हैं। मेरे वालिद साहब थे, और इन मगरमच्छों को जो भी है हस्ब तौफीक ज़ायरीन जो ले आते हैं गोश्त, उन्हीं की निस्बत से ये बस हम चल रहे हैं, इनको खिला रहे हैं, पिला रहे हैं। ये बाबा फरीद गंज शक्कर की करामात में से, निशानियों में से एक है। कुछ थोड़ा सा ज़रा इसका बैकग्राउंड आप बताएंगे, क्या क्या है? असल में क्या है कि वैसे तो देखें पूरी दुनिया में जितने भी मखलूक हैं वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के हैं, सही ना। यह है तो अल्लाह की मखलूक है, बेशक उसी की हैं, निशानियाँ हैं, मेरे रब ने दिए हुए, मगर है बुज़ुर्गों की निस्बत से बाबा फरीद शक्करगंज रहमतुल्लाह अलैह, ये उनकी निशानियों में से है। क्योंकि हज़रत सकी सुल्तान अल मारूफ हसन हाजी बाबा मंगो पीर रहमतुल्लाह अलैह, रवायत में ऐसी निस्बतें हैं कि 21 वली का कुतुफ़ है ये। हाँ, हज़रत सकी सुल्तान अल मारूफ हसन हाजी बाबा मंगो पीर रहमतुल्लाह अलैह, बाबा फरीद जब यहाँ पर इजरत करके जब आए यहाँ पर, तो 11 साल यहाँ रह चुके थे बाबा फरीद शक्करगंज रहमतुल्लाह अलैह। तो उन्होंने हज़रत सकी सुल्तान के, ये जो है बाबा मंगो पीर रहमतुल्लाह अलैह, ये उनके पहले खलीफा हैं बाबा फरीद के। तो उन्होंने बड़ी खिदमतें की हैं। बाबा जी ने फिर ये गिफ्ट में तोहफे दिए, कुछ निशानियाँ,
कि हमारी ये निशानियाँ आपके पास मौजूद हों यहीं पर इसी दरबार के करीब। जो गोश्त या लोग आके इनको डाल के या दे के जाते हैं वो तो नाकाफ़ी होता होगा, तो फिर किसी तरीके से तो आप पूरा करने की कोशिश करते हैं। बेहतरीन, बहुत अच्छी आपने बात कह दी, क्योंकि अभी आप देखें इतनी महंगाई में लोग तो दाल नहीं खा सकते हैं, कोई सब्ज़ी नहीं ले सकते हैं। तो पहले एक दौर होता था तो चलो 1 किलो आधा किलो गोश्त, तो ये मैक्सिमम इतने बड़े मगरमच्छ हैं तो इसको तो पाव चटा गोश्त तो दिया नहीं जाता है ना। मैक्सिमम एक मगरमच्छ को अगर 10 किलो गोश्त चाहिए तो 10 नहीं तो 1 किलो तो गोश्त चाहिए महकमे की तरफ से। अगर इसमें 100 के करीब मगरमच्छ हैं या 200 के करीब मगरमच्छ हैं मैक्सिमम, अगर 200 के करीब मगरमच्छ है तो कम से कम 150 किलो गोश्त तो कम से कम एक मगरमच्छ को तो चाहिए। तो इन बेजुबानों के लिए तो कुछ हम सोचे नहीं, तो इनको चाहिए कि महकमे औकाफ की तरफ से जितने बेटे हैं उनको चाहिए कि ये बहुत नायाब तरीन चीज़ें हमारे पास यहाँ मौजूद हैं, तो उनकी खैर जितनी करे तो कम है। नाज़रीन, ये भी बड़ी ज़बरदस्त बात है कि लोग यहाँ पर आते हैं, मन्नतें उठाते हैं और ये दुआ करते हैं कि जैसे ही हमारी मन्नत पूरी होगी हम इनके लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए लेके आएंगे, इनको डालेंगे। उनकी मन्नतें अकीदा है, ज़ाहिर है ये अकीदा ही सारा कुछ होता है कि उनकी वो मन्नतें वो दुआएं पूरी भी होती हैं और वो यहाँ पर आके डाल के जाते हैं। और यही वजह है कि अब इनकी तादाद जो है वो 200 के करीब पहुँच चुकी है। मतलब यहाँ पर 1 या 2 मगरमच्छ नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि इतनी बड़ी तादाद में ये मगरमच्छ मौजूद हैं और अगर आप इस चारों तरफ इस देखेंगे ना, ये इस झील के इर्द गिर्द आप देख सकते हैं कि ख़ास प्रॉपर एक बाउंड्री वॉल भी मौजूद नहीं है कि जो कि इसके साथ कुछ सेफ्टी मतलब मय्यज़ लिए गए हों कि इंतज़ाम प्रॉपर किया गया हो। क्योंकि हम देख सकते हैं कि ये ऊपर जो ग्रिल आपको नज़र आ रही है यहाँ से भी ज़ायरीन नीचे देख रहे हैं और इसके नीचे की जो दीवार है वो काफ़ी खस्ता हाली का शिकार है। और ये भी सुनने में आया कि वो पहले गिर भी गई थी। जहाँ पर इन क्रोकोडाइल्स की या इन मगरमच्छों की जनाब बात हो रही है कि इनका ख्याल किया जाए, इनके खाने पीने का ख्याल किया जाए, इनकी देखभाल का प्रॉपर इंतज़ाम हो, वहीं पे इस जगह को भी इसकी मेंटेनेंस का या रेनोवेशन का काम होना चाहिए ताकि ये जगह महफूज हो। तो अभी आपने यहाँ पर ये सारी सूरत हाल देखी है और यहाँ पर आने का ख़ास मकसद यही था कि शिफा तो जहाँ कहीं से भी मिले, जब इंसान मुश्किल में होता है तो उस जगह पर पहुँचता है, अपने इलाज के लिए वहाँ पर पहुँचता है। तो यहाँ पर जल्दी बीमारी किसी भी किस्म की हो उसका इलाज यहाँ पर मौजूद है। गर्म पानी का चश्मा जिसमें लोग आकर नहाते हैं, मैंने आपको सूरत हाल यहाँ पर दिखाई भी है। तो यहाँ पर लोग मन्नतें उठाते हैं, वो मन्नतें पूरी भी होती हैं। इसके अलावा इलाज भी मौजूद है। तो मेरा ख्याल है कि आपको यहाँ से बहुत कुछ जानने का मौका मिला होगा। फिर उसके अलावा अगर बच्चों को आप चाहते हैं कि मगरमच्छ दिखाए जाएँ जो कि सिर्फ तस्वीरों में या टेलीविज़न पर देखते हैं, तो वो यहाँ पर आकर बराह रास्त या अपने सामने से भी देख सकते हैं। उनकी भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा। तो ज़रूर यहाँ पर आके विज़िट कीजिएगा और देखिएगा। बड़ी तो यूनिक सहरिश, जगह थी। मुझे सबसे पहले ये बताएं कि आप जब अंदर गई हैं उस आते में जिसमें तालाब में मगरमच्छ, डर नहीं लगा? इतने 100 से ज़ायद मगरमच्छ वो थे। बेचारे इतने सुस्त थे। अच्छा। और मुझे एक बात की हैरत हुई कि जिस तरह वहाँ के जो वो देखभाल करने वाले थे खलीफा, वो ये बता रहे थे कि इनके खुराक का तो ख़ास इंतज़ाम नहीं है। अच्छा। उसके बावजूद वो भूखे मगरमच्छों की तरह मुंह खोल के नहीं बैठे हुए थे, बिल्कुल वो ऐसे कि बड़े इत्मीनान से। तो उन्होंने बोला कि वो हस्तियाँ हैं जिनकी निशानियाँ करामात हैं, तो लिहाजा ये कैसे ऐसे हो सकते हैं कि जनाब आप परेशान हो इनके दरमियान। वो बिल्कुल बेसुध पड़े हुए थे। चले, बड़ा अच्छा था आपका ये, इंफॉर्मेटिव था, लोगों को मालूम हुआ। जिन्होंने नहीं देखा वो जाकर अब देखेंगे। हमें यहाँ पर एक ब्रेक की जाने बढ़ना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे मज़ीद कुछ अच्छी खबरों के साथ। बिल्कुल, देखते रहिए दुनिया बोल है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक। अब बात करेंगे हिम्मत और हौसले के निशान की, पाकिस्तान की। पाकिस्तानी किसी से कम नहीं है। दुनिया में जहाँ जाते हैं मुल्क और कौम का नाम खूब रोशन करते हैं और खेल के मैदान में तो हमारे बच्चे बच्चियों का कोई सानी ही नहीं है मुदस्सिर। बिल्कुल, और आज तो मैं कहूँगा लड़कियाँ छाई हुई हैं हर जानिब। मज़ीद 2 नाम, लाइबा, ज़िया और आरजू, पाकिस्तान के लिए बायस फ़ख्र साबित हुई क्योंकि साउथ एशियन कराटे चैम्पियनशिप में पाकिस्तान की आरजू और लाइबा ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। ज़बरदस्त। आरजू और लाइबा इस वक्त हमारे साथ भी मौजूद है, दोनों गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो आप दोनों को मैं आरजू और लाइबा वेलकम टू दुनिया बोल है कहूँगी और बहुत बहुत मुबारकबाद आप दोनों को। क्या बात है। तो मुझे ज़रा बताइएगा कैसा रहा मुकाबला जो फाइनल फाइट थी? जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच, आपने हमें इनवाइट किया। और ये मेरी फर्स्ट साउथ एशियन चैंपियनशिप थी और इसमें मैंने फर्स्ट ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग इवेंट था हम लोग का। ये मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल साउथ एशियन चैंपियनशिप थी जिसमें मैंने फर्स्ट राउंड श्रीलंका को, सेकंड नेपाल और थर्ड इंडिया को मैंने हराया। और अल्हम्दुलिल्लाह इस इवेंट से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक्स टू पाकिस्तान फेडरेशन, सर मोहम्मद जान जी
मैं दिल्ली में और हम शुक्रगुजार अपने कोचिज के और टीचर्स के जिन्होंने हमें इतनी मेहनत करवाई, जिसकी वजह से हम यहाँ पे इस मुकाम पे पहुँचे और हम अच्छा आरजू, आप से ये जानना चाहेंगे कि ये कराटे का शौक क्यों हुआ है? आप बच्चों कराटे का क्यों ऐसा शौक है? इतना सख्त इधर उधर मारना पीटना, ये मुश्किल नहीं है काम? थैंक्स फॉर इनवाइटिंग अस। जी ये सिर्फ पैशन है हमारे लिए। अच्छा, हर किसी का पता है, ये भी हमारी पैशन है। और अच्छा अब आरजू, इसमें मुझे ये बताएगा, मैंने अक्सर ये देखा है कि या तो फैमिली में कोई ना कोई स्पोर्ट्स के साथ पहले से लिंक्ड होता है, फादर होते हैं या भाई होता है, तो उनको बचपन से देखने के बाद ये शौक पैदा होता है कि हमें भी यही खेलना है। तो अपने बारे में बताएगा, घर में कोई है ऐसा? और दूसरा, जो आपके कोच हैं वो कौन है, कितना टाइम प्रैक्टिस करती हैं? जी घर में हमारी फैमिली में सिर्फ मैं ही करती हूँ, सबसे बड़ी हूँ। एंड हमारी स्ट्रेंथ बहुत लगती है नेशनल के लिए और हम बहुत ट्रेनिंग करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं। इसीलिए इस बार हमने अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड मेडल हासिल की है। एंड थैंक्स टू पाकिस्तान कराटे फेडरेशन एंड थैंक्स टू माय टीचर, थैंक्स टू गुलाम अली बजारा एंड थैंक्स टू माय कोच इम्तियाज अली, जिनकी मेहनत की वजह से आज हमने मेडल हासिल की। अच्छा लाइबा, आप ये बताइए कि गोल्ड आप लोगों ने हासिल किया, कितने मुकाबले थे गोल्ड तक के, और सबसे टफ किसके साथ आपका कंपटीशन हुआ? मेरा तो 4 फाइट थी मेरे वेट में और मेरे वेट में, और सबसे मुकाबला था वो ऑब्वियसली इंडिया जो था हमारे लिए। इंडिया जो है वो टफ है। इंडिया नेपाल का होम ग्राउंड था, काफी इवेंट हुआ, नेपाल की काफी अच्छी टीम थी, एशियन गेम्स की मैच नेपाल में, तो टीम को हराना, उनके होम ग्राउंड में हराना ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी अल्हम्दुलिल्लाह। और नेपाल सबसे अच्छी टीम थी वर्सेस इंडिया। अच्छा आरजू, स्पॉन्सर किसने किया काठमांडू जाने के लिए, या फिर आप लोगों ने खुद सेविंग की, या फिर मुझे बताएगा हुकूमती सपोर्ट कोई आप लोगों को मैसर है? जी हमें कोई स्पॉन्सर नहीं मिला, हम सिर्फ अपने पैसे से गए थे खेलने के लिए। अच्छा, तो किसी की तरह स्पोर्ट्स बोर्ड ने, किसी गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं किया आरजू, आप ये कह रही हैं खुद से? अच्छा, ये पाकिस्तान के सरिश बड़ा ही अलमिया, हम पहले भी इस तरह दिखा रहे हैं। अच्छा लाइबा, एक चीज़ मुझे बताएं, आप इतनी ज़बरदस्त किस्म की फ़ाइटर हैं, तो डरते होंगे घर वाले भी, क्लास फेलोज भी, कि लाइबा से पंगा नहीं लेना है? मेरा तो ख्याल है लाइबा और आरजू की आपस में भी फाइट होती है? आज हम लोग डिफरेंट डिपार्टमेंट से, मैं पाकिस्तान आर्मी से, पाकिस्तान आर्मी से, अच्छा। तो हो जाता। हाँ जी, पाकिस्तान कैंप में हमारी हो जाती है फाइट। और समटाइम्स मैं अपने कॉलेज में भी ऐसे, मतलब कुछ लड़कियां डरती भी ऐसे है, और ये है कि हम लोग ये नहीं है कि हम लोग मारते हैं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, मैं आप दोनों को देख छोड़ के लड़के भी डरते हैं। अच्छा मैं इन दोनों को देख के ये भी सोच रही हूँ कि इन दोनों में आपस में रिजेम्बलेंस नहीं है, तो आप दोनों बहनें नहीं लगती? नहीं, मुझे शक्लें भी नहीं मिलती भी लग रही हैं। अच्छा मुझे बताइए, कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने कहा हो कि आप दोनों सिस्टर्स हो? लगता तो नहीं है। नहीं बहनें तो है, लेकिन हम अच्छे दोस्त हैं, हम लोग डिफरेंट डिपार्टमेंट से अच्छे दोस्त हैं। सही। तो आपका जो नेशनल, दोनों डिपार्टमेंट अलग अलग, एक वापडा से, एक पाकिस्तान आर्मी से, तो नेशनल लेवल पे आपकी क्या पोजीशंस रही हैं माजी में? आरजू, आप बताइएगा। जी मेरी फर्स्ट नेशनल में ब्रॉन्ज हुई थी और मेरी सेकंड नेशनल में गोल्ड, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने गोल्ड ली, और नेशनल गेम्स के भी मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, और ये साउथ एशिया मेरी सेकंड साउथ एशियन है, पिछली बार भी मैं गोल्ड ली थी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुझे बताइएगा लाइबा के जो कि ज्वाइन करना चाहती हैं कराटे, उनको आप क्या मशवरा देंगी? लड़कियों को करना चाहिए? जी बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि लड़कियों को भी साइड जाना चाहिए। ये आपके लिए मेंटली और फिजिकली दोनों बहुत अच्छी है। आपको ये करना चाहिए, पढ़ाई के साथ साथ आपको ये भी साथ रखना चाहिए। पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों को बहुत सपोर्ट करें चीज़ों। और पढ़ाई का आपने जिक्र किया है, क्या आप दोनों क्या पढ़ रहे हैं? मैं तो अभी यूनिवर्सिटी में, मैं 3rd ईयर करती हूँ और मैं मैट्रिक कर रही हूँ। जबरदस्त। अच्छा लाइबा, एक चीज़ मुझे बताइए, आगे क्या गोल, क्या अभी आप साउथ एशियन चैंपियन हो गई हैं, आप लोगों ने आगे क्या कोई एशियन चैंपियन के बारे में सोचा है? कोई आगे कुछ ओलंपिक को सोच रखा है? वर्ल्ड चैंपियनशिप में क्या प्लान क्या है? प्लान तो हमारी
इससे आगे हम लोग एशियन चैंपियनशिप में जाएं, हमारे रैंकिंग इवेंट्स होते हैं जो कि प्रीमियर लीग होते हैं, उसमें हम लोग खेलें, लेकिन उसके लिए हम लोग को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जो कि हमें कोई स्पॉन्सर नहीं मिलते, कुछ नहीं मिलता। तो अगर हमें पाकिस्तान गवर्नमेंट सपोर्ट करे तो हम लोग एशियन चैंपियनशिप में जाएं, वर्ल्ड चैंपियनशिप में जाएं, ओलंपिक्स में भी क्वालिफाई कर लेंगे हम लोग। लेकिन हमें इससे बहुत सपोर्ट की थोड़ी जरूरत होती है। हम लोगों में टैलेंट बहुत है, लेकिन हम लोग को सपोर्ट इस तरह किया नहीं जाता। और आगे मेरा ये प्लान है कि मैं अपनी एशियन चैंपियनशिप में खेलूँ अभी जो आ रही। सही। ये स्पॉन्सरशिप तो बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर तो पूरी दुनिया में स्पोर्ट्स मुमकिन ही नहीं है, और स्पेशली आप लोगों जैसे स्पोर्ट्स है। तो आरजू से पूछ रहे थे, आरजू स्पोर्ट्स है बड़ी टफ होती है, तो खाती पीती फिर आप बहुत ज़्यादा होंगी क्या, कुछ डिफरेंट खाती हैं? नहीं, आपकी डाइट प्लान क्या फॉलो करती हैं, कुछ बताएं ना अपने बारे में। सैरिश भी ताकि वही फॉलो करें। डाइट में ज़्यादा दूध पीते हैं हम रात को, और सही डाइट है, गोश्त ज़्यादा खाते हैं जिससे भी होती है, सही रहती है प्रोटीन। दूध और गोश्त। अच्छा, आप दोनों लाइबा और आरजू, आप सैरिश को सिखा सकती हैं कराटे? ये सैरिश को भी आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ, ज़रूरत है मुझे। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, जैसे एंकर्स के साथ निपटने के लिए ना मुझे भी ज़रूरत है। बताइए लाइबा। हाँ जी, आप आए तो मैं नहीं चाहती कि मेरी को हड्डी अच्छा, टूटे। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि किस एज से स्टार्ट करना, आपने किस एज में स्टार्ट किया था ये कराटे, और किस एज से बच्चों को स्टार्ट करना चाहिए, चाहे वो लड़के हों चाहे लड़कियां हों? लाइबा बताइए। मैं जब 11 साल की थी मैंने तब कराटे स्टार्ट किए थे। 11 साल की थी, आई थिंक मैं मुझे याद है। और मैंने 2015 में 2015 में मैंने फर्स्ट नेशनल में कैडेट जूनियर में गोल्ड किया था, और उसके बाद पाकिस्तान वापस को ज्वाइन किया, और फिर मैं लगातार 5 साल चैंपियन रही। और इस तरह अभी मेरी साउथ एशियन में हम ईरान में गए थे, वहाँ पे हम लोग वहाँ पे मैंने मैडल जीता, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जर्नी है। और इंशाल्लाह हम लोग ट्राई करते रहेंगे तो हम लोग को सपोर्ट मिले, और हम लोग इंशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे बताइएगा आप आरजू कि जब गोल्ड मेडल पहनाया गया, सब्ज हिलाली परचम से सरबुलंद हुआ, उस वक्त आपकी फीलिंग्स क्या थी? उस मोमेंट में क्या सोच आ रही थी जहन में? ये फीलिंग्स तो बहुत एक्साइटमेंट तो बहुत होती है तब जब हम फर्स्ट नंबर पे खड़े होते हैं, तो बहुत अच्छी फीलिंग है तब। फुल अपनी कंट्री का नाम रोशन करो, ये सब बहुत एक्साइटमेंट होती है तब, बहुत ज़्यादा। ज़बरदस्त। अच्छा लाइबा, आप आखिर में क्या कहना चाहेंगी आपके स्पोर्ट्स के लिए, आप लोगों के लिए, कि ये गवर्नमेंट से क्या कहना चाहेंगी? पाकिस्तान की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं मल्टीनेशनल, क्या कहना चाहेंगे आपके सपोर्ट के लिए? ये कहना चाहते हैं कि किसी को सपोर्ट किया जाता है काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान में ना, इस तरह हम चाहते हैं कि बाकी स्पोर्ट्स को भी सपोर्ट किया जाए, ताकि उसमें भी बहुत ज़्यादा टैलेंट है। अगर हम लोग को सपोर्ट किया जाए तो हम लोग बहुत आगे जा सकते हैं। और बस यही कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान गवर्नमेंट की हम लोग को सपोर्ट करें, हम लोग को फाइनेंशियली सपोर्ट करें, हम लोग को इजी से, तो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह इसमें क्वालिफाई कर सकते हैं इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया लाइबा, आरजू, आप दोनों ही मेहनत करती रहें और अपने मुल्क का नाम रोशन करती रहें, अपने पेरेंट्स के लिए फ़ख्र का बायस बनती रहें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अब हमें आगे बढ़ना है। आज है 5 दिसंबर और आज मिट्टी का आलमी दिन है, जिसकी खुशबू बड़ी प्यारी होती है। इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मिट्टी को ख़ास अहमियत दी गई है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली करमुल्लाह वजह को जो पसंदीदा लक़ब से नवाजा, वो भी अब्बु तुर्राब यानी मिट्टी का बाप है। इसी तरह हज़रत अली का एक मशहूर कौल है कि अपने बच्चों को मिट्टी से खेलता देखो तो उन्हें रोको नहीं, क्योंकि मिट्टी से खेलने वाले बच्चों में गुरूर नामी बीमारी नहीं होती। इंसान की बुनियाद ही में परवरदिगार ने खाक को शामिल किया, और ज़िंदगी के तमाम जो असरार हैं वो भी इसी मिट्टी से मिलते हैं। ज़मीन और ज़मीनी वसाइल की अहमियत और तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस दिन को मुख्तस करने की तजवीज़ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सॉइल स्टडीज़ ने 2002 में दी थी, और 2014 से ये दिन हर साल मनाया जा रहा है। एक तहकीक है जिसके मुताबिक इस वक्त दुनिया भर में रोज़ाना एक फ़ुटबॉल ग्राउंड जितनी ज़मीन कटाव की नज़र हो रही है, जबकि ज़मीन में 2 से 3 सेंटीमीटर इजाफे के लिए 1000 साल तक लग जाते हैं। आज का दिन हमें मौसमियाती तब्दीलियों के साथ अपने बच्चों के लिए बेहतर इंतज़ामात करने का मैसेज भी देता है, क्योंकि आज मिट्टी का दिन है, तो क्यों ना आज हम एक एक पौधा लगाकर माहौल को बचाने में अपना अपना किरदार
अदा करें। मुदस्सिर सही कहा है। बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम अपने इर्द गिर्द माहौल को देखें, हर आने वाले साल में टेम्परेचर बढ़ रहा है। शहरों से निकलते हैं तो हमें इतने बड़े शहर नज़र आ रहे हैं कि जहाँ कल ग्रीन फील्ड्स थी, आज वहाँ पर हाउसिंग सोसाइटीज़ नज़र आ रही हैं। और इस तेज़ी के साथ ये चीज़ें बढ़ रही हैं कि जो असल चीज़ है वो है इस वक्त फसलों का आगे बढ़ना, मिट्टी की हिफाजत करना। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं चेयरमैन किसान इत्तेहाद चौधरी हसीब अनवर। बहुत शुक्रिया अशर साहब आपके वक्त का। आज मिट्टी का दिन है, तो मिट्टी से आप लोग जुड़े हुए हैं। इस मिट्टी से सोना निकालते हैं, वो चाहे गंदम की सूरत में हो, चाहे वो कपास की सूरत में हो, चाहे वो सब्जियों की सूरत में हो। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है पाकिस्तान में माहौलियाती तब्दीलियों के बाद, क्या मामला दरपेश हैं आप लोगों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने इस इशू के ऊपर भी बात की। हम कोई 70-75 साल से ये सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान में ज़राअत जो है वो रीढ़ की हड्डी कंसिडर की जाती है हमारी इकॉनमी के अंदर, और हमारी तकरीबन कोई 65% के करीब जो हमारी आबादी है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ज़राअत से लिंक है। अफसोस से हमें ये कहना पड़ता है कि ज़राअत एक वाहिद ऐसा सेक्टर है जो कि हमेशा से इस मुल्क में, इस इकॉनमी में उसको उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी गई, उसको हमेशा से निगलेक्ट किया गया। अभी मैं आपकी बात ही सुन रहा था कि हर साल हम अपनी ज़ेरे काश ज़मीन जो है उसको हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर तब्दील कर रहे हैं, वहाँ पे हाउसिंग सोसाइटियाँ बना रहे हैं, कुछ ज़मीन हमारी कटाव में जा रही है। क्लाइमेट चेंज हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसको हमने मीट करना है। जो हमारा यहाँ का ट्रेडिशनल फार्मर है उस बेचारे की इतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि वो इन सब चैलेंजेस से लड़ सके, इन सब चैलेंजेस का मुकाबला कर सके। यहाँ पे जरूरत ये आती है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि हर स्टेज पे, हर स्टेप पे वो फार्मर को सपोर्ट करे, चाहे वो उसकी सपोर्ट प्राइसेस हैं, चाहे वो इनपुट में सब्सिडीज हैं। अब मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ। जो वीट क्रॉप है ये हमारे पूरे पाकिस्तान की, हमारी इकॉनमी की सबसे ज्यादा हार्वेस्ट की जाने वाली और कल्टीवेट की जाने वाली क्रॉप होती है। इस टाइम वीट का सीजन अपने पीक पे है। फार्मर बेचारे ने उस वीट के अंदर जाके फर्टिलाइजर डालनी है तो मार्केट के अंदर फर्टिलाइजर ही शॉर्ट हो गई है। वो एक बैग के ऊपर 1000 रुपया, 1200 रुपया माफिया को जो है उनका नाजायज मुनाफा दे के उसको वो खाद मिल रही है। अब अगर आप स्टैट्स को देखें तो हर साल हमारा ज़ेरे काश्त रकबा कम हो रहा है। हमने कोई काश्तकारी बढ़ाई नहीं, ज़ेरे काश्त रकबा बढ़ाया नहीं। इसके बावजूद अगर हमारी खाद शॉर्ट हो रही है तो ये एक मिसमैनेजमेंट के अंदर आती है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अभी आप हसीब साहब जिन इशूज़ पर बात कर रहे हैं, बिल्कुल ये किसानों के मसाइल हैं और इन पर हुकूमत को संजीदगी से कुछ ना कुछ सोचना होगा, इनका हल निकालना होगा। मैं यहाँ पर आपसे थोड़ा सा बात करना चाहूँगी क्योंकि हम इस ज़मीन से मोहब्बत, इस मिट्टी से मोहब्बत की भी बात कर रहे हैं। अब हम जो सब्जियाँ खाते हैं वो जिस तरह के पानी में काश्त होती है ये भी आप जानते हैं। फिर हमें बहुत सारी अद्वियात जो कि बाहर से इंपोर्ट कराना पड़ती हैं, बहुत सारी जड़ी बूटियाँ जो कि हम अपने पास उगा सकते हैं। हमारी ज़मीन बड़ी ज़रखेज़ है, हमारी मिट्टी बड़ी प्यारी है, हम इसका इस्तेमाल वैसे कर रहे हैं जैसे होना चाहिए? देखिए, इसमें रिक्वेस्ट ये है कि फार्मर बेचारे के पास इतने वसाइल नहीं होते कि वो इस लेवल की रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सके। आपने, गवर्नमेंट ने उसको जो प्रोवाइड करना है, जो उसको गाइडलाइन देनी है, उसने वो फॉलो करनी है। हाँ, अगर फार्मर मेहनत ना करे, 50 डिग्री की धूप में अपने खेतों में ना खड़ा हो, 0 डिग्री टेम्परेचर में सर्दियों की रातों के अंदर अगर वो अपने खेतों को पानी ना लगाता हो, फिर वो इस चीज का रिस्पॉन्सिबल है। अब क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट को लेके हमारे यहाँ पे जितने भी रिसर्च के डिपार्टमेंट्स हैं, किसी एक डिपार्टमेंट ने कोई ऐसी वैरायटी हमें इंट्रोड्यूस करके दी हो जिसके अंदर रेजिस्टेंस हो क्लाइमेट चेंज को लेके, पेस्ट को लेके, बाकी जितने मसले मसाइल आते हैं, बीमारियों के हैं जो हमारी फसलों पे आती हैं, उनमें कोई रेजिस्टेंस वाली चीज हो, ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे यहाँ पे रफली कोई 45 के करीब मेजर सब्जियां हैं जो काश्त होती हैं और हमारे मुल्क में खाई जाती हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि पिछले 70-75 साल से हमने कितनी इंप्रूवमेंट उन सब्जियों के बीजों में की है। हम ट्रेडिशनल से हाइब्रिड की तरफ मूव कर गए हैं। हाइब्रिड के लिए हर दफा हमें बाहर से ही बीज इंपोर्ट करना पड़ता है। हमारे यहाँ पे अगर गवर्नमेंट इस सेक्टर के ऊपर थोड़ी सी तवज्जो दे, इमरजेंसी ग्राउंड्स पे इस सेक्टर को लेके चले,
तो इस सेक्टर में इतना ज्यादा पोटेंशियल है कि ये सेक्टर मुल्क की तकदीर बदल अभी सकता तो है। अजीब सा स्मोक का इतना बड़ा इशू जो कि हमारे लिए इतना बड़ा चैलेंज बना हुआ है कि हमें स्कूल बंद करने पड़े, लॉकडाउन लगाने पड़ रहे हैं, हैप्पी सीडर्स इतने महंगे हैं। अगर इस पर ही काम हो जाता, सब्सिडी इस तरह की दी जाती कि सबके पास होते तो चीजें बहुत बेहतर होती। जी बिल्कुल ऐसे ही हो सकता है। देखिए इसके अंदर बड़ा एक आसान सा फॉर्मूला है। गवर्नमेंट अपने जिले लेवल पे, तहसील लेवल पे, मौजे लेवल पे, हर गांव लेवल के ऊपर इस तरह की मशीनरी अपनी कस्टडी में रख ले। वो फार्मर उसके अंदर डीजल डाल देगा, जितनी उसकी जो उसकी कॉस्ट है वो फार्मर पे कर देगा, मशीनरी गवर्नमेंट रख ले, मशीनरी उसको उस चीज का कर दे, ये तो प्रॉब्लम ही कोई नहीं है। लेकिन बात ये है, जिस तरह भी आपने ये पॉइंट रेस किया, ये सारी चीजें हर लेवल पे डिस्कस होती हैं, हर लेवल पे इन चीजों को एक्नॉलेज किया जाता है, लेकिन जब बात इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आती है वहां पे आके चीजें सारी स्टक हो जाती हैं, किसी भी चीज की इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। अच्छा, एक चीज़ तो आप बात करें ना गवर्नमेंट के लेवल पर, दूसरा जो मट्टी का मयार है हमने पिछले तकरीबन 20 से 25 साल में देखा है वो आहिस्ता आहिस्ता क्लाइमेट चेंज की वजह से वो ख़राब हो रहा है। वहाँ फसल जहाँ बेहतर होनी चाहिए वहाँ कम हो रही है। लेकिन जो सब यहाँ दूसरा जो एक अहम इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो हम ये देखते हैं, बड़ा ज़िम्मेदार है, छोटा किसान है, अगर वो ख़ुद शहरों के करीब है तो वो ख़ुद छोटी छोटी सोसाइटीज़ में अपनी ज़मीनों को काट रहा है। ज़िम्मेदार क्यों अपनी उन फसलों के छोड़कर उस ज़मीनों पर सोसाइटीज़ काट रहा है? मैं कल एक जगह से गुजरा था, एक केले की फसल और साथ में उन्होंने प्लॉटिंग करना शुरू कर दी थी। तो मेरे लिए बड़ा हैरानकुन अमर था कि छोटे से शहर में फसलों को ख़त्म करके वहाँ भी ये काम शुरू किया जा रहा है। तो किसान क्यों इधर जा रहा है? अब देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बात करूं कि ये सिंपल एक सर्वाइवल की जंग वाली बात आ जाती है। अभी मैं अगर सिर्फ आपसे मकई की फसल की बात करूं, मकई लोगों ने लगाई, किसानों ने लगाई, गर्मी ज्यादा पड़ी, उस बीच के अंदर क्लाइमेट को लेके हीट रेजिस्टेंस नहीं थी। अगर कोई 1 एकड़ के अंदर से 100 मन पैदावार एक्सपेक्ट कर रहा था, उसकी 60 मन के करीब पैदावार रही था, 40% उसकी पैदावार खत्म हो गई। इतनी पैदावार पे उसके बेचारे के एक्सपेंसेस, खर्चे ही नहीं पूरे होंगे जो उसने उस फसल पे कर दिए हुए हैं। अब उस बेचारे के पास क्या ऑप्शन बचेगी? या वो जाके उसको किसी हाउसिंग सोसाइटी में काटेगा, उसने भी तो अपना सर्कल चलाना है। यहाँ पे जरूरत है गवर्नमेंट की इंटरवेंशन की। गवर्नमेंट एक इस तरह का रूल्स एंड रेगुलेशन बना दे कि हाउसिंग सोसाइटीज, ग्रीन एरिया, ब्राउन एरिया, ऑलरेडी ये चीजें हमारे प्लानिंग के अंदर होती हैं, उसको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करवाया जाए। बिल्कुल आपने ठीक कहा, स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट कराने की जरूरत है, इस पर फोकस हो, संजीदगी के साथ चीज़ों को देखा जाए, इसकी अशद ज़रूरत है। मशवरा दिया हैप्पी सीडर्स के हवाले से भी कि भाई वो हुकूमत अपनी तहवीन में रखे, किसान डीजल डलवा के इस्तेमाल करे, इसमें क्या कबाहत है। बड़ी अच्छी बात है आपने की। चौधरी हसीब साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद रहे। बिल्कुल, अपनी मट्टी पे चलने का सलीका सीखो, यही कहा जाता है। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर कुछ मजीद बात होगी। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाजरीन। हमने ना बड़े जबरदस्त मेहमान बुला लिए हैं और आज आपको बड़ा कुछ जानने का मौका मिलने वाला है। टेबल भी हमने भर लिया है, दुकान हमने लगा ली है। सिंपली ये ड्राई फ्रूट की दुकान हमने लगा ली है और वैसे कहा जाता है कि बड़े अमीर होते हैं जिन्होंने ड्राई फ्रूट की दुकान लगाई हो, क्योंकि ड्राई फ्रूट बहुत महंगा है मेरे भाई। 12,000 रुपए का चिलगोजा और उसके बाद बाकी कीमतों के असल रेट्स क्या हैं ये भी आज पता चल जाएंगे। और क्यों है रेट्स, क्यों है और इन चीजों के असरात क्या हैं इंसानी सेहत पर, वो बताने के लिए मशहूर और मारूफ डॉक्टर डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर काशिफ हमारे साथ हैं। वालेकुम अस्सलाम। तो आप दोनों को हम खुशामदीद कहें। आगा भाई राजिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। इतना ड्राई फ्रूट, और इस ड्राई फ्रूट को कीमतों का पूछेंगे, कहाँ और किधर से आ रहा है, और असली और नकली की पहचान भी आज आपसे पूछेंगे। और ये बड़ा ज़रूरी है, लोग जब चीज़ें ख़रीदते हैं वो कहते हैं ज़बरदस्त माल है, वो ज़बरदस्त माल की पहचान कैसे, ये बहुत जानना ज़रूरी है। और कहाँ से लेना, ये और भी मैं ये ज़रूर पूछूंगी मशहूर होने के बाद कारोबार में कितना इजाफा हुआ है आगा अब्दुल रज़ाक साहब के। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा हम ना इसकी अफादियत पर बात करें। तो 1 बाय 1 हम ये सारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, इनको उठा के डॉक्टर साहब से पूछते जाएंगे और रेट पे लाजमी बात होगी। अच्छा जी, अब सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि ये इस तरह क्यों है? ये काजू छिलके के साथ है और ये साइज में भी ये छिलके के साथ है, इसमें रखे हैं। अच्छा, ये जनाब ये देखिए, ये है
काजू और ये बड़ा बड़ा बिल्कुल- काजू है। बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें टेस्ट में भी ये डिफरेंट होता है। जी ये जो है छिलके के साथ खाएंगे तो ये नमकीन होगा, वैसे स्किन उतार देंगे तो ये मीठा हो जाएगा जी। अच्छा, स्किन उतारेंगे तो ये मीठा होगा। जी जी ये रोस्टेड है? जी रोस्टेड है और ओके, कुदरती इसीलिए। रोस्टेड है ये, नेचुरल। अच्छा, अच्छा, नेचुरली जी, रोस्टेड जी, है। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, अब उससे पहले ये कीमत बताइए कि इस वक्त क्या मार्केट में सबसे पहले तो मैं बोल चैनल का तहे दिल से मशकूर ममनून हूँ। इन्होंने आज आगा भाई को इनवाइट किया और मेरे पास बहुत सारी वैरायटीज होती है। ये तो कम है, बहुत ज्यादा मेरे पास वैरायटीज है। हमारा टेबल छोड़ो। जी 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 अच्छा मुझे ये बताइएगा कि ये आप कहाँ से मंगवाते हैं? ये श्रीलंकन कहते हैं, श्रीलंकन काजू है। यानी ये इम्पोर्ट हो रहा जी है? जी इम्पोर्ट हो रहा है, तो फिर तो बहुत ही महंगा होगा। मगर आगा भाई के पास कोई महंगा नहीं तो है। बताएं ना कितने का है? ये आपको 4000 रुपए किलो पड़ेगा। 4000 रुपए किलो। अच्छा। अब डॉक्टर साहब फायदा? जी चलिए देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो बात हम करते हैं ड्राई फ्रूट्स की। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये कि इसमें प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, फाइबर होता है, इसके अंदर वाइटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, आयरन होता है। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अच्छी चीज़ ये कि आपको एनर्जी दे रहा है। उसके साथ साथ आपका स्टेमिना बढ़ा रहा है और डाइजेशन में हेल्प करता है। इट्स वेरी गुड फॉर कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। कैल्शियम, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के और सबसे इंपॉर्टेंट जिंक, जो बालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसमें होता है। इसके अंदर आपको हेल्थ पावर मिलती है, आपकी मसल स्ट्रांग होती है और अच्छी बात ये है कि इसके अंदर आपको अनीमिया, जो कि बहुत कॉमन है, अनीमिया आपकी खून की कमी होती है। एनीमिक होते हैं बहुत जी सारे एनीमिक लोग। होते हैं, तो उसके लिए स्पेशली जो आपका बॉडीज़ में ऐसी चीज़ें होती हैं, फिग इज़ वेरी गुड फॉर इट। आपकी किशमिश बहुत अच्छी, वो आपको हेल्प करता है। और हाई कोलेस्ट्रॉल जिनको है उनके लिए बहुत अच्छा होता है, उसको कम करता है, लेकिन इसमें दो बेहतर चीजें हैं। करता है कुछ और लोग कहते हैं कि इम्यूनिटी। रोस्टेड ना खाएं, बिल्कुल कोशिश आपने करें सही कि कहा। बगैर Yes. रोस्टेड आप बिल्कुल आप सही कह रही हैं। रोस्टेड के अंदर ये होता है कभी कभी थोड़ा सा फैट कंटेंट बढ़ जाता है। अनीमिया की चूंकि हम बात कर रहे थे, तो अनीमिया इज़ वेरी कॉमन इन आवर सोसाइटी और अनीमिया स्पेशली फीमेल्स को ज़्यादा हो रहा है बिकॉज वो शायद मटन और बीफ नहीं खाती, उनको मैं बदबू बहुत आती है खाती उससे। हूँ, मैं गोश्त बहुत खूब अच्छी बात खाती है, हूँ। बहुत अच्छी बात है। तभी आपका हीमोग्लोबिन आपने बताया था 11 है, विच इज़ गुड। अच्छा। तो हीमोग्लोबिन को बहुत आसान तरीका ही बताया था, आप खुद भी चेक कर सकते हैं। ये आप रोस्टेड थंब तो बगैर लेकर खा लेना बिल्कुल आप चाहिए। ये थंब को रोस्टेड अपनी बगैर आइज नहीं। के नीचे करेंगे तो आपका ये कंजंक्टिवा जो है ये पिंकिश रेड होना चाहिए। दैट इज अ साइन ऑफ गुड गुड हीमोग्लोबिन। सही। तो ड्राई फ्रूट्स की बात करते हैं, ऑफ कोर्स हम इसकी बात करें, आई थिंक ये तो किंग है। काजू तो किंग है ऑफ ऑल द थिंग्स। सबसे tasty भी होता है। मैंने एक किंग को खा लिया। आपने किंग को खा लिया, क्या आपसे बात नहीं है। रहा गया, अब आपके आप मुंह पानी super आ रहा king, था। अब आप पता नहीं, super ऐसे king, अब आप मुमकिन super नहीं है ना king हो गए, कि super सामने king। पड़ा हो और बस ना ये खाया जाए। नाजरीन आप देख लें, ये मुंह में जो पानी आता है ना जिन लोगों के, जो नहीं रह सकते, वो ये होते हैं। अच्छा ये नट्स जो है ना, ये मैंने फर्स्ट टाइम देखे हैं, या शायद मैंने छिले हुए खुले हुए देखे हैं। ये हमें आगा भाई बताएंगे कि ये क्या चीज़ है और ये कितनी कॉस्टली है। अच्छा और उसकी इसके चाबी फायदे भी तो- है। चाबी भी है। ये क्लोज करें इसको। हाँ ये बहुत आगा साहब ये थोड़ा पहले ऊपर करें इसको। क्या बात। ये चाबी वाला नट, इसका मतलब है ये खजाना बड़ा कीमती है ये। अच्छा ये कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करता है ये, डॉक्टर साहब बहुत बताएं। अच्छा है ये, बहुत अच्छा है ये। ये जी चाबी नाम से बताए ना इसका, ये मैगडीन नट्स बोलते हैं उसको। मैगिटियन नट्स। जी जी अच्छा ये कहाँ से इम्पोर्ट हो रहा ये है? ऑस्ट्रेलियन है ये। जबरदस्त। वो 7 समंदर पार वाला है। जबरदस्त। जरा मैं आपको खा के बताती हूँ, क्योंकि ये मैंने पहली दफा सुना है। अब आपसे नहीं रहा जा रहा ना। और आप देख सकते हैं कोलेस्ट्रॉल बहुत कॉमन ये प्रॉब्लम चॉकलेट्स में होता है है। और ये इसको जी चॉकलेट्स चॉकलेट्स के में अंदर होता होता है, चॉकलेट्स के अंदर इसका अच्छा। वो इंग्रेडिएंट। ये बड़ा अच्छा, डिफरेंट मीठा चीज है। है जी। मीठा है ये, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करता है जी। सबसे ये बड़ी बात। बहुत चॉकलेट्स में खाया और ये मैंने। फाइबर में बहुत अच्छा होता है, डाइजेशन में आपकी हेल्प करता सही, है ये और भी सबसे बड़ा चाबी एनर्जी दीजिएगा। देता है आपको। ये खजाने चाबी की आपने चाबी। स्पेशली इसके लिए रखी जी हुई जी है। जी ये चाबी साथ आएगी इसके। अच्छा साथ आएगी इसके, और वेरी ये गुड। साथ ही जो लेता है उसको फिर चाबी भी मिलती जैसे गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो इसके साथ चाबी भी स्टार्ट ये करेगी सही आपको। है। जबरदस्त। कुदरती तौर पर चीजें किस तरह से। अच्छा आगा साहब इसकी प्राइस तो बताएं। ये 35 ये 4000 चला रहे 35 पर केजी। अच्छा पर केजी है, सही सही। और इसकी मार्केट में हिफाजत 6000 बिक रहा है। लेकिन लोग देख रहे हैं, आपके पास आएंगे तो सस्ता मिलेगा ना। आपके चैनल के तवज्जुह से मैं इनको खुसूसी डिस्काउंट दूंगा और इंशाल्लाह आपको अगर फेसबुक वगैरह पे तो आपको इंशाल्लाह ओके चाबी दिखाएं जी सैरिश लोगों ये को, देखें ये जी, ये चाबी के चाबी साथ है ये मिलेगी। वाली ना, खजाने जिस तरह की। आईफोन की चाबी होती है ना छोटी सी, उसके सिम निकालने के लिए। इसके अंदर सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपका हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, इट्स वेरी गुड फॉर योर हार्ट। अच्छा। क्योंकि ये आपको, लेकिन ऑफ कोर्स हमें क्वांटिटीज की मेंटेन करनी होती है। ये भी नहीं कि हम लोग कोई एक चीज बढ़ती है ये तो कितना बहुत ज्यादा खा खाने सकते हैं? लगते अगर सब ये दिखाइए, कोशिश ये करें क्या 1 से चीज़ है? 2 पर डे इन द मॉर्निंग। ये जो ये ब्राजील नट है, ये डॉक्टर साहब बताएंगे क्या चीज़ है। इसको इसका शेल के साथ ये फ्रेश रहे इसमें, ये डॉक्टर साहब बताएंगे क्या चीज़ है। ब्राजील नट। जी ब्राजील नट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये बहुत टेस्टी भी होता है और साथ साथ अच्छी बात ये होती है कि इसके अंदर आपको जो
डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनको एक खास क्वांटिटी में अगर खाते हैं वो तो उनकी काफ़ी तक शुगर कंट्रोल भी रहती है। अच्छा। क्योंकि डायबिटीज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम नाउअडेज, हमारे पास हर एज के पेशेंट आ रहे हैं, बहुत यंग लड़के लड़कियां भी आ रहे हैं, तो नट्स की अगर आदत कर लें तो दैट्स वेरी हेल्पफुल। वैसे आगा साहब डिफरेंट टेस्ट जी। मुझे ये बताइएगा, ये इंपोर्ट में आप लोगों को प्रॉब्लम तो नहीं किसी किस्म की होती? बीच में हो रही थी, बेल्ला का शुगर है, थोड़ा सा सिस्टम अच्छा हुआ है। सही, और मैं हुकूमत पाकिस्तान से ही गुजारिश करूंगा थोड़े 2-3 महीने में जरा गुजारा करने दें। नहीं, आजकल तो वैसे भी इलेक्शंस में सब बिजी हैं जी। अच्छा, ये आपने कितने बताए खा सकते हैं हम एक दिन में, ये ब्राजीलियन नट्स डॉक्टर साहब? ये यूजुअली आप 1 से 2 आप सुबह नाश्ते के बाद लें, क्योंकि नाश्ता इज द तो बेस्ट बहुत टाइम। कम है। नहीं तो आप हाँ कम लें, बहुत महंगे होते हैं। आप कितना खाएंगे आप लोग ना, ओवरडोज भी नहीं करना है हमें। और इसका एक चीज़ होती है जो हमें देखना है कि आपके शुगर लेवल्स किस हिसाब से, उसी हिसाब से खाना है। चूँकि हमें ज़्यादातर नट्स जो होते हैं वो नाश्ते पे खाने चाहिए, क्योंकि दैट इज़ द बेस्ट टाइम, आपका डाइजेशन होता है, यू आर एक्टिव। आपकी लोग तो रात को भिगो के रखते हैं और फिर सुबह खाते हैं। रात में फिल्म देखते हुए अगर खा सकते हैं आप तो कोशिश करें कि ना खाएं, बिकॉज उसके अंदर अगर रात को खाना हो तो कौन सा ड्राई फ्रूट? आई थिंक द बेस्ट इज वॉलनट, जो कि अखरोट है, इट्स वेरी गुड, कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग है, वेट भी बढ़ता है। लेकिन ये बड़ा मुख्तलिफ है। हाँ, ये बहुत डिफरेंट है। ये इसको पिकन नट्स कहते हैं। पिकन नट्स। अच्छा, ये भी कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करता है। जी बिल्कुल। अच्छा, इसका टेस्ट देखेंगे ना, इसका चॉकलेट जैसा टेस्ट है, अगर आप टेस्ट कर सके। ये मुझे करीब बैठने का फायदा हो गया है ना आपके। और ये वेट लॉस में भी हेल्प करता है, ये आप खा सारी सकते हैं। चीजें आप ज्यादा खाया करें। अच्छा, मैं दिखा दूं, ये देखिए, इसकी जो स्किन है आमतौर पर ब्राउन कलर की होती है, लेकिन ये पिका नट है तो ये रेड कलर में है और ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करता है। अच्छा, और एक ये और चीज़ आपको tasty बता भी दूं, है। अल्लाह ताला ने और कुछ चीज़ों chocolate की है। पिक्चर तस्वीर ऐसी बनाई है, इसकी शक्ल जो है ब्रेन से जैसी मिलती है, बिल्कुल। तो ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। इट्स वेरी गुड फॉर योर ब्रेन एक्टिविटी, आपकी ब्रेन की याददाश्त के लिए बहुत सोच के अच्छा है। मरीजों के लिए बड़ा डॉक्टर आप लोग जी recommend बिल्कुल करते हैं बिल्कुल, कि हम रेकमेंड करते हैं। लेकिन अगेन वाली बात है, अकॉर्डिंग टू देयर लैब्स, अगर बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल हाई है उसी हिसाब से करेंगे, क्योंकि ये एडजुवेंट थेरेपी है, दवाई के साथ साथ ये भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मैं ये बता दूं कि आगा भाई हमारे साथ मौजूद हैं और इन्होंने ये कहा है बोल टीवी के तवस्सुत से कि मैं ड्राई फ्रूट सस्ता दूंगा। आजकल सर्दी क्योंकि कहा जा रहा है कि 6 दिसंबर के बाद जोर दिखाएगी, तो आप सदर जाएं, वहाँ ये आप मशहूर और मारूफ शख्सियत हैं, आपको ये मिल जाएंगे। तो लिहाजा ये आप इन्हें बताइएगा कि मैंने बोल पे आपको देखा था तो मुझे डिस्काउंट चाहिए, तो ये यकीनन आपको डिस्काउंट देंगे। सही। और ये है राइजिन्स। जी जी, राइजिन्स है ये, बिल्कुल काली किशमिश। एग्जैक्टली। ये जर्शिक कहते हैं इसको। ये भी खून बनाती है, ये मुझे खून पता है। बनाती है, ये this is बाज very खाता good। है, बाज आपको खाता पता है, बाज जो है पानी से मच्छी निकाल लेता है जी। तो उसकी जिन आंखें बच्चों इतनी की तेज होती ये हैं, डॉक्टर साहब जी, बताएंगे इस बारे बिल्कुल। में। आंखें उनकी इससे तेज होती है। सबसे बड़ी बात है विटामिन ए से भरपूर है, जो कि आपकी ब्रेन एक्टिविटी को भी बढ़ाता ये है। हम ये कितना बच्चों खा के सकते लिए, हैं? ये हम सुबह में एक समझें कि 5-6 दाने आप सुबह नाश्ते हैं, लेकिन मुट्ठी भर के ना कभी भी नहीं खाइए, मुट्ठी भर के इज टू मच। अच्छा। मुट्ठी आपकी किसी जैसे मेरी मुट्ठी शायद बड़ी है तो ज़्यादा ही आ जाएंगे चीज़ें, है ना। आखिर आपकी मुट्ठी एक बड़ी मुट्ठी नहीं भरते है, ना, 2-3 हाँ यही मुट्ठियाँ भर होता लेते है। हैं। तो आप मुट्ठी वाला हिसाब नहीं रखें, आपको काउंट करके खाएं, क्योंकि अगर आप एक रखें और फिर अकॉर्डिंग पे तो आपको फर्स्ट यू हैव टू डू द टेस्टिंग कि आपको सूट भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिकॉज कुछ ड्राई फ्रूट से डायरिया होने का खदशा हो अच्छा, सकता वैसे है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आपको डेली एक ही ड्राई फ्रूट ट्राई करना चाहिए कि आपको वो कोई बिल्कुल रिएक्शन सही कुछ कह रहे किस्म हैं, का बिल्कुल कर सही रहा कह है, रही हैं आप जी बिल्कुल। लेकिन हम तो मिक्स खाते अच्छा, हैं, मुट्ठी भर के खाते हैं। आजकल सबसे ज्यादा मांग किस चीज की है? आजकल डिमांड हो। आजकल तो इसकी बड़ी मांग है, देखेंगे ये क्या इसकी चीज बड़ी है? मांग है ये बड़ी अलग सी चीज है। ये ये मैं बताती हूँ क्या, ये ड्राई ये कीवी। कीवी है, कीवी, ड्राई कीवी। कीवी, पाइनएप्पल और इसके अंदर अनाब भी है। डॉक्टर साहब अनाब के बारे में बताएंगे। वाह, सब जबरदस्त, dry ये fruits सारे हैं ड्राई ये। करके इन्होंने दिए हुए। ये देखें अनाब है, इसके अंदर वॉलनट भी, अगर ये डॉक्टर साहब दिखा सके। जबरदस्त, ये क्या चीज है ये? ये खजूर टाइप की वॉलनट भी चीज डाला है। हुआ है इसमें। वाह, वेरी दिखाएं जरा नाइस, इसको। वेरी अच्छा, नाइस। इसमें किशमिश भी है, खजूर भी है और वॉलनट ये भी है। कंप्लीट पैकेज है ये। कंप्लीट हाँ, पैकेज है ये। देखिए। और ये खजूर डेट कौन सी यूज की है? ये उनाब है, उनाब। उनाब। उनाब ओके। खजूर का नाम है। खजूर का नाम है। जी जी वेरी नाइस। बड़ी। अच्छा, और ये आप लोग किस तरह बॉक्सेस बना के दे रहे हैं? जी जी, बॉक्सेस में मिलेगा, पाव में भी मिलेगा, जैसे बोलेंगे पैकेट में मिलेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो मिक्स करके इस तरह से बनाया जाता है या ड्राई किया जाता है, जैसे है जी, तो हाँ, सारे जैसे ये भी है। फ्रूट्स, जी, बिल्कुल। फ्रूट्स को हमने देखा है, मैंगोज भी होते हैं, कीवीज भी हैं, डिफरेंट, course। तो ये ठीक होता है? देखिए, इसको खाया जा डिपेंड सकता वही वाली बात है। अगेन मैं आपको बताऊंगा, आपकी फिजिकल कंडीशन को हम पहले चेक करते हैं ना। पहले तो हम आपका एनीमिया चेक करेंगे। वो सही। फर्स्ट एक हमें कोई भी चीज़ देने से पहले वी हैव टू चेक देम एज अ डॉक्टर कि उनका हीमोग्लोबिन सही है, विटामिन डी सही है, ओवरडोज भी ना करें। अगर हमारे लोग समझते हैं कि ज़्यादा बादाम खाएंगे तो ज़्यादा याददाश्त अच्छी हो जाएगी। एक दिन में सारी पुरानी ये क्या चीज है? ये मैंने मुंह में डाला तो कुछ कड़वा सा है ये ना? पपड़ी कहते हैं इसको, जो शुगर पेशेंट है। मैं इसलिए लाया हूँ कि आपके चैनल के तवज्जो से, ये ये बहुत जोड़ों के दर्द
दर्द के लिए बोलते हैं, डॉक्टर साहब बताएंगे इसके क्या बारे में। चीज़ है बताइए, इसका ये नाम क्या है? बेसिकली इसके अंदर पपड़ी। पपड़ी पपड़ी कहते हैं उर्दू में, लेकिन बेसिकली इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपके पैरों में जो दर्द रहता है, जोड़ों में, मसल्स में, बहुत कॉमन पेशेंट्स आते हैं कि भाई दिन भर काम करते हैं, रात में बहुत पैरों में पेन होता है, उनके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन ये डॉक्टर साहब लेकिन ये तो जोड़ों में, लेकिन जो आम हम देखते हैं कि आपस में लोग जोड़ों में बहुत दर्द होता है ना, उनके लिए क्या? उनको भी खाना चाहिए, उनको भी खाना चाहिए। वो आपस में बड़े दुखी रहते हैं जोड़े। हाँ, तो उनको भी खाना, उनके लिए देखिए पॉजिटिविटी बड़ी ये खाना जरूरी कैसे है। ये बताएगा, ये आगा भाई कैसे खाते हैं? इसको आप जिनके दांत कमजोर हैं उनको रात को पानी में भिगो के सुबह उसका पानी पी लें और वैसे खा लें। वैसे शुगर के लिए डॉक्टर साहब ये तो बिल्कुल कड़वा सा फील हुआ है ये मुझे। डिटॉक्स वाटर बन जाएगा आपका, डिटॉक्स वाटर की तरह होगा, वो आप खा लें। थोड़ी सी कड़वाहट, आप यकीन जाने जो चीज़ें थोड़ी सी कड़वी होती हैं सेहत के लिए बहुत अच्छी ये होती देखें हैं। ये असल चिलगोज़ा। ये है सबसे, हाँ, जो सबसे चमक रही है महंगा ना? कीमत में। कीमत अच्छा, में। चिलगोज़े को ना इन्होंने स्पेशली चमकाया भी हुआ है हाँ, कि जरा जबरदस्त। चमकते हुए ना, शाइन करते हुए लोगों की नजर जाए इस पे। जैसे आगा भी खुद चमक रहे हैं हाँ, वैसे वाकई नहीं, बहुत ये जबरदस्त है कितने ये। रुपए किलो है? ये इस बार थोड़ा सा ये पता नहीं समझ में नहीं है, चाइना की है कहाँ की है। ये मेरे पास 10,000 रुपए किलो है। ओह, व्हाइट है, यहाँ ग्रीन व्हाइट है इसकी। सही। ये कहाँ से आता है? मुझे उस जगह का नाम ये बताओ। खोस्त से आता है, खोस्त। ओके, अफगानिस्तान से। वहाँ सस्ता मिलता है? जी जी वहाँ सस्ता मिलता है। जी, वहाँ सस्ता मिलता है। वजीरिस्तान में भी होता है इसकी कास्ट जो इधर भी होती है जी। मगर ओरिजिनल जो शिलगोजे के पूरे वर्ल्ड में, सही। ऑल ओवर वर्ल्ड, ये खोस्त से आता है सर। वाह। खोस्त से आता असल में ये जो पाकिस्तान ज्यादा आ रहा था वो अब मेरे ख्याल में इधर उधर ज्यादा निकल पिछले रहा साल है। 6,000 रुपए बिका था। बिल्कुल है। नीचे आ गया 10 था अब बहुत चलिए, ज्यादा। आप 10 बता रहे, मैंने बाहर 12 सुना है। जी, मैंने ही 12 सुना है, क्योंकि ये बहुत ज़ाहिर, ये तो ज़बरदस्त है। असल में तो किंग ये यही जो आप है। रेट बता रहे हैं ये थोड़ा थोड़ा कम बता रहे हैं आप। नहीं, ये मैं जो रेट- इसके यहाँ टीवी पे बैठने के नहीं, ओरिजिनल आपका रेट ही है। नहीं नहीं, अल्लाह न करे। लेकिन मैं ये 10 की वजह सहरिश भी करी 12 और मैंने भी 12 ही सुना। तो आगा भाई, ये डिसाइड तरह कैसे बाकी होते हैं चीजें। रेट्स? इसका कोई रेट पता नहीं है, इसकी रेट जगह पे नहीं है। अच्छा जो मैं बात आपके चैनल की तरफ से करूंगा तो इंशाल्लाह वही बात होगी। भाई वो रिकॉर्ड कर लें आप, ये रिकॉर्ड में अच्छा, रखें और चिलगोज़े में रिकॉर्ड दो पे तरह आपको के जो हैं, जो ये रेट तो है white वो एक साथ black दिखाना भी है है, उसका भी यही रेट है? नहीं, ये क्वालिटी वाइज जो ब्लैक वाला है वो थोड़ा हल्का है, वो ये वाइट है। अच्छा, डॉक्टर साहब भी इसके बारे में बताएंगे, इसके बड़े बेनिफिट्स है। जी, चिलगोजे के बड़े बेनिफिट्स है, डॉक्टर साहब सही है। बताएंगे आप। इसके सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको जो थकान रहती है, लोगों को जो बहुत कॉमनली रहती है कि थकावट रहती है, एनर्जी कम रहती है, आपकी एनर्जी बूस्टर है ये। इट सही। बूस्ट्स योर एनर्जी इन अ नाइस वे। ऑफ कोर्स महंगा इसलिए क्योंकि इसके अंदर सिर्फ फायदे ही फायदे हैं। और But लोग ये कहते कि- हैं कि अगर कोई आपसे सर्दियों में बहुत मोहब्बत करता है ना, आपको हाँ, चिलगोज़े छील के बिल्कुल, देगा, बिल्कुल। तो समझ लें कि वो नहीं, वाकई आपसे आजकल तो मोहब्बत मोहब्बत करता बगैर छीले भी हाँ, मोहब्बत कोई है। बेच अगर भी आपको ऐसे वैसे- भेज दे। हाँ, मलका एलिजाबेथ इतनी बड़ी मलका है बरतानिया की, मगर वो भी ड्राई फ्रूट्स को बड़े उसको छुपा के रखती थी। सही। उनको उसकी कदर पता थी। ट्रेजर है ना, ट्रेजर है, ये तो खजाना है। बिल्कुल सही इसीलिए कह रहे हैं। उनकी इतनी एज ज्यादा रही जी, है। जी, और बहुत हेल्दी लाइफ रही है, बड़ी healthy बहुत life, हेल्दी आखिर रही है। तक। और वो आखिर तक, क्योंकि मैंने उनके बारे में यही पढ़ा था, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वो बेसिकली ड्राई फ्रूट्स का और हर चीज़ को बड़े नाप तोल के खाया करती थी। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और वो हम सबको होना चाहिए। आई थिंक ये चाइना में भी ऐसी बात है ये कि सब सबसे चीज़ें कीमती बहुत अच्छा, चीज़ आजकल रखिए। ये हाँ ये आगा साहब ने जो दिखाई ना, आजकल ये चीज़ बड़ी इसके अंदर चल रही है कि शहद के साथ जी। मिक्स करके आप ये ड्राई फ्रूट जो नजर आ रही है, इसका मकसद ये इससे ना फायदा ये होता है अक्सर ये दिखा दूं मैं एक दफा जिन ना। लोगों को स्लीप इश्यूज हैं, ये आजकल बहुत कॉमन है। ये बहुत heavy नहीं हो insomnia है। जाएगा? शहद भी ये अगर आप heavy हो खाएंगे, जाता है, बहुत लेकिन heavy हो वही जाएगा। अगेन सुबह में खाइए। याद रखिएगा, नाश्ते में सबसे अच्छा कितने रहता है। स्पून्स खा सकते ये हैं? आप 1 टीस्पून आप ले सकते हैं विद मैं कितने कह रही हूँ, आप कह रहे हैं? एक नहीं, देखिए अच्छा, आप ओवरडोज नहीं उसका कर कर रही हैं ना। ओवरडोज नहीं खाने कर अच्छा, इसमें देखें जाफरान भी है, जी, जी। ड्राई फ्रूट्स के साथ जाफरान भी है, नट्स भी ये है, बहुत seeds अच्छा भी है। combination बनाया है Seeds ना, भी है बिल्कुल। इसमें। ये और सब ये बड़ा पूरा अच्छा आपका एक और शहद भी वो एक है। नंबर। जी, और आपका बूस्टर है पूरे दिन में। आप सुबह नाश्ते में आप खाइए, सो यू फील वेरी लेकिन गुड। हमारा 1 स्पून से गुजारा यही नहीं होता होगा है, ना, यही होता है। हम तो That's what खाएंगे एक दो स्पून से तीन। ज्यादा हो नहीं सकता, कोई गुंजाइश नहीं, इधर आप उधर खा से। सकते हैं, बट यू हैव टू चेक योर ओन अच्छा, सेल्फ मुझे एज बात बताइए वेल। डॉक्टर जी, साहब, बहुत सारे लोगों के ज़हन में ये कि हम जितना मीठा खाएंगे ना हमें शुगर हो जाएगी, ये एक मिथ है। मिथ भी है, लेकिन मैं आपको बताऊं, अभी जो लेटेस्ट रिसर्च बताई है वो ये कि स्ट्रेस से होती है शुगर। नहीं, और अगर Tension आपके जितना आप पेरेंट्स लेते में हैं। हो, जीन्स में हो, हाँ, तो फिर आपको कॉन्शियस एफर्ट करना है ना, आपको तो ज़्यादा ख्याल रखना है अपना, आपको ज़्यादा पहले से ही आपको चाय में शक्कर नहीं लें, आप बहुत ज़्यादा मीठी अच्छा, चीज़ें ना मैं खाएं। वैसे उन लोगों में तो से जो ये हाँ। सोचते हैं कि बुढ़ापे में तो बीमारियां लगनी है, तो जो दिल चाहे खाओ, याशी करो भाई। Live and let live, live and let live। अच्छा डॉक्टर साहब, ये शहद हम Yes। देखते हैं सर्दियों में बहुत ज्यादा जी, इस्तेमाल हो बिल्कुल, जाता है, बिल्कुल। मांग भी अगर सब जी, ऐसे बढ़ ही तो बहुत जाती ज्यादा है, बढ़ जाती जी। होगी।
शहद का इस्तेमाल कब करना चाहिए, किस चीज़ के साथ करना चाहिए, कितना? देखिए, शहद का इस्तेमाल अकॉर्डिंग टू योर नीड करनी है। मेरे पास सबसे ज़्यादा पेशेंट्स जो आते हैं वो आते हैं इंसोम्निया के, क्योंकि स्किन के प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होते हैं। रात की नींद आपकी ख़राब होती है तो आपकी स्किन हेयर एंड नेल्स पे इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले हम उनकी रात की नींद हम ठीक करते हैं। ज़्यादातर हमारे आई डोंट नो इंसोम्निया है, रात भर मोबाइल देखने का लोगों को शौक है, ड्रामे देखते हैं। मैं कहता हूँ सुबह में देखिए आप लोग वो, तो उसके लिए शहद बहुत अच्छा है। 1 चमचा आप शहद पिए रात में सोने से पहले तो आपको नींद बहुत अच्छी आती है। ये आपके जोड़ों के लिए बेइंतहा अच्छा है। यस, डायबिटिक पेशेंट असल शहद की पहचान बहुत आसान बता दूं मैं आपको। एक आपने बोल लिया, उसे पानी भर दिया, उसमें हमने शहद का एक ड्रॉप डाला, वो घुलेगा नहीं, वो नीचे बैठ जाएगा। अगर घुलेगा नहीं, दैट इज योर रियल शहद। क्योंकि अगर उसमें शक्कर मिक्स होगी जी तो घुल जाएगा। एग्जैक्टली, तो ये सबसे अच्छी अच्छा डॉक्टर पहचान है। साहब, उसमें 2 चीज़ें, एक होता है फार्म का शहद, वो भी खालिस हो सकता है, जी। और एक होता है जंगल का शहद जो बीज से निकाला जाता है उसी वक्त। तो दोनों शहद की अफादियत एक जैसी होती है, लोगों को बहुत ज़्यादा डिपेंड्स कि आपका सोर्स क्या है। जैसे आगा साहब ऐसा आते हैं तो आप हमें लोग इनका कहाँ से सोर्स मंगा रहे पता हैं है। शहद? ये हमारे जो है ना, ये जैसे ये बता रहे फर्म्स के भी होते हैं और जंगली भी होते हैं, जो छत्ते लाते हैं, वो मेरे पास होते हैं दुकान में। अच्छा, वो दोनों पूरे अलग छत्ते मिलेंगे मेरे पास। सही, अलग-अलग रेट भी अलग-अलग ऑब्वियसली ज़ाहिर है, इसका रेट क्या चल रहा है कि सर्दी भी आ बास गई? कस्टमर कहते हैं कि मैं आंखों देखूंगा जो छत्ता होता है वो मेरे पास होते हैं। पसंद करूं और वहाँ से जी। उसका रेट क्या है? अच्छा, छत्ता जो है वो 3000 रुपए किलो है मेरे पास। मैं अपना नंबर मेंशन कर दूंगा, तो आप घर बैठे आगा भाई से मंगा सकते हैं। ठीक है। और एक चीज फार्म का शहद भी आप लोगों के चैनल की तवज्जो से, वैसे तो गिफ्ट बॉक्स मेरे पास बहुत होते हैं, ये मैं सिर्फ छोटा भी बॉक्स दिखाने लगा हूँ। इसके अंदर डॉक्टर साहब बताएंगे इसमें। हाँ, ये बड़ी इंजीर खुबानी। अच्छा, अगर अफादियत देखें, सबसे ज़्यादा विटामिन इंजीर में सबसे ज़्यादा है। इंजीर का लोगों को टेस्ट, कुछ लोगों को इतना पसंद नहीं आता है, बट अगर डेवलप हो जाए तो इट्स वेरी गुड फॉर चिल्ड्रन स्पेशली, क्योंकि बच्चों की हाइट बढ़ाने में, बच्चों की जो मेंटल एक्टिविटी है वो बढ़ाने के लिए तो वो अच्छा है। लेकिन इसकी आप बहुत छोटी एज से बच्चों को इसकी थोड़ी सी आदत डाली है। वैसे मुझे एक बात बताएं डॉक्टर साहब, मैंने देखा है पाकिस्तान से बाहर मैंने ये फ्रेश खाई थी, यहाँ क्यों अवेलेबल नहीं होती फ्रेश? यहाँ सल्फर क्यों होती है? नहीं होती, वहाँ पे तो बकायदा प्याज की शक्ल की होती चीज़ है और ऐसा मजा आता है, लजीज होती है वो खाने में। मेरे पास है, ये ड्राई ये है मेरे ना? पास है तुर्किश। हाँ, तुर्किश होती है तुर्किश वो। मेरे पास है, वो 5000 रुपए किलो है। वो फूल की नमा जैसे बोलते हैं, फूल की नमा। फूल होता है, अनियन की शेप होती है। और बाज कस्टमर जो घर में मियां बीवी झगड़े करते हैं, उनके झगड़े तो मैं इनको ज़फ़रान रिकमेंड्स करूंगा। वाह, सैफरॉन। मैंने इतना ज़फ़रान ज़ाया किया है ना, मुझे यूज करना ही नहीं आया मेरे पास। ये डॉक्टर साहब इसके हवाले कराएंगे, तो मियां बीवी के झगड़े भी खत्म हो जाएंगे। अच्छा, इसका फायदा ही है। जी, ये डॉक्टर साहब बताएंगे। ये तो सैफरॉन इज अ मूड एलिवेटर। ये आपका मूड एलिवेट करता है, इंप्रूव करता है आपकी मूड को, आपके मूड स्विंग्स को। काफ़ी लोगों को साइकाइट्रिस्ट भी कहते हैं कि एक प्रॉब्लम इसका है कि महंगा बहुत है और बहुत मुश्किल से मिलता है। ये भी बात मगर मियां बीवी के झगड़े में तो सस्ता है। ये बिल्कुल उसके सस्ता है। अच्छा, और ये अच्छी बात ये कि ये आपका साइकेट्रिस्ट की फीस से सस्ता है। अच्छा, मुझे किसी ने बोला कि मुझे अपना रंग गोरा करना है, मैंने ज़ाफ़रान पीना है, तो मैं तो यूज ही नहीं कर रही थी, मुझे किसी ने गिफ्ट किया था तो मैंने ना किसी को दे दिया। मुझे नहीं पता दूध में मिला के पिया जाता है, एलिवेट होता है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये अगर आपके पास प्योर है, ज़ाहिर है ये, तो ये आपको बहुत हेल्प करता है। लाइक जैसे मैं आई एम वर्किंग एट मुर्शिद हॉस्पिटल, जो पाकिस्तान का वाहिद हॉस्पिटल जो बलोचिस्तान और सिंध के बॉर्डर पर है। तो बहुत पेशेंट्स आते हैं तो वो डाइट भी पूरा पूछते हैं हमसे, स्किन के साथ साथ। तो सैफरॉन, लेकिन सैफरॉन का एक इशू है, एक्सपेंसिव है ऑफ कोर्स। तो हमें रंग कैसे गोरा करता है? देखिए, ओवरऑल इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ओमेगा 3 होता है। ये आपकी स्किन को प्योरीफाई करता है, आपके ब्लड को बेहतर करता है और आपकी एक ओवरऑल आपकी ना एक इंप्रूवमेंट लाता है कॉम्प्लेक्शन, हेयर एंड नेल्स के अंदर। 3500 पौधों में से 25 ग्राम निकलता है। ये सही कह रहे हैं। इतना महंगा होता है, इतना कॉस्टली होता है। देखिए मैं कितनी दरिया दिलूं, मैंने बांटा। क्या बात ले लो। है, क्या अच्छा, बात मुझे ये बताइएगा, ये बॉक्स ये जो मेरे हाथ में है ये काफी हैवी है, तो अगर इसकी कॉस्ट 4000 है तो मेरा ख्याल है ये सस्ता है। जी, जी। इसमें जो चीजें हैं, नंबर 1 सब फेक बहुत का आपने अच्छी बता हैं। दिया, जी, फेक सेकंडली ये बहुत खुबानी है अच्छी। ड्राई, हाँ, और खुबानी ये है। तो राइजिन है, मतलब इसकी राइजिन बात है। होगी, वॉलनट की भी बात हो गई, ये पिस्ताचू और ये किशमिश वाइट किशमिश है, दूसरी ये वाली, बादाम, और एलमंड्स हैं। अच्छा, मुझे खुबानी का बताएगा, कुछ लोग कहते हैं गर्म होती है, इसकी तासीर बिल्कुल कितनी नहीं बिल्कुल आप खानी सही कह रहे हैं। चाहिए? इनको आप दूध में मिला के पी सकते हैं, दूध में मिला के किए ये भी करेंगे। खुबानी को आप रात में रख दें पानी में, उसका पानी के साथ सुबह पी लें। इतनी तासीर गर्मी, एक्चुअली वाली बात है, हर का एक अपना रिएक्शन होता है बॉडी का। कुछ लोगों को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कुछ लोगों को डायरिया हो सकता है। सो हम पहले
ट्राई एंड टेस्ट करते हैं। फिर हम देखते हैं कि हर किसी को सूट कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि अच्छा। हमारे पास एलर्जीज़ के बहुत पेशेंट आते हैं। तो उसको पीनट एलर्जी आपको पता है बड़ी कॉमन है। पीनट्स आर वेरी गुड, जो आपके मूंगफली होता है, लेकिन अगर किसी को पीनट से एलर्जी है तो उसको हम बिल्कुल मना करते हैं। तो सही। पहले हमें टेस्ट करना होता है कि वो उसको सूट भी कर रहा है, उसको ठीक कर रहा है। उसके पहले हम ट्राई एंड टेस्ट करते हैं कि वो किस अच्छा, तरह ये से हो। खजूर, ये डेट कौन सी है, इसका नाम क्या है? ये जो है ये सुकरी खजूर है। सुकरी। महीन। सुकरी। आप खा के देखा जरा क्या चीज़ है, और बहुत ही मीठी होती है। बहुत मीठी होती है। चॉकलेट जैसा टेस्ट होता है इसका। छोटी- और छोटी खाती सुकरी हूँ के फिर। बारे में अरब कंट्री में वो कहवे के साथ इसको जी, इस्तेमाल जी, ज़्यादा बिल्कुल। करते हैं। और ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। हाँ, और ये पिस्ता जो पिस्ताशियो, है, क्या बात है। पिस्ताशियो ये की तो लोगों का अलग बड़ा ही है। चस्का होता है। लोग बैठे ये खा रहे बहुत, होते हैं आप ना, एक नहीं रोज़े खा के सकते, बाद इसका। एक नहीं खा सकते, अब आपको मतलब खानी होता है। ये ऐसे है कि वो आप खा रहे हैं आधा मुसलसल। किलो वाला पैकेट होगा तो आधा तो एक वक्त में खत्म हो बिल्कुल जाता है। बिल्कुल, और इसका इसके छिलका भी क्या- जल्दी से होता जाता डॉक्टर है। इसके अंदर सबसे अच्छी बात ये पिस्ता के अंदर कि ये आपकी मेमोरी को इम्प्रूव करता है, ओवरऑल वेलबींग को इम्प्रूव करता है। क्योंकि ये जो होता है, ये एक ऐसा फ्रूट है, एक ऐसा ड्राई फ्रूट है जो कि आप एक कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। जब कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होगा आपका, तो आपके मेंटल फंक्शन सही होंगे। हमारे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है लोगों को कि वेट का प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल का इशू है, ब्लड प्रेशर का इशू है। तो ये ओवरऑल सब चीज़ों को ठीक करता है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है, आपने बिल्कुल सही कहा, ये लोग ओवर ईट कर जाते हैं। ये ऐसा है ना कि एक पे दिल नहीं भरता आपका, कम से कम मुट्ठी भर तो खा ही लेते हैं इंसान। जबरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे और भी बहुत सारी बातें करनी है। दुकान हमारी लगी हुई है, बिल्कुल बिल्कुल। चीजें हम बेच रहे हैं, बता रहे हैं कि इसका क्या फायदा है, लेकिन हमें एक वक्फा भी लेना है, क्योंकि जाहिर है ना, वक्फा जरूरी है। तो फिर बाद फिर से आते हैं, फिर आपको और बताएंगे। हमारे पास और भी बहुत सारी चीजें अच्छी अच्छी आफ्टर दिस ब्रेक। अच्छा, शुक्रिया अदा करना है, वक्त कम है। अगर भाई कोई लास्ट में मैसेज फटाफट देना चाहेंगे तो दे सकते हैं। 10 सेकंड का दे दूंगा। बिल्कुल दे अच्छा, दो। नंबर मैं मेंशन कर दूं यहाँ? हाँ बिल्कुल कर दें, कोई मसला नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि मैंने पिछली बार भी वीडियो बनाई थी ना, तो लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया था। जी जी, आप जरूर दीजिए मैसेज, जल्दी से दे दीजिए। आप नंबर बता दीजिए अपना, जी उस पे वो आ जाएगा। जी, मेरा नंबर है 0300 7040 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप मुझे पूरे वर्ल्ड में मुझसे रब्ता कर सकते हैं, और इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में घर बैठी चीज मिलेगी आपको। सही। चलिए जी, और डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच फॉर योर thank you, टाइम। हमने thank you, कोशिश most की welcome। कि हम आपसे बहुत कुछ और भी जी, समझें, बिल्कुल। सीखें, लेकिन वक्त कम है I और understand। दुकान बहुत बड़ी है। जी, बाकी आप जनाब बिल्कुल जाएं आगा साहब के पास से, आपको बताएंगे इन चीजों के और हवाले डॉक्टर से और साहब के क्या पास क्या भी है। जाएं ताकि आपको स्किन हेड एंड नेल्स के हवाले से बिल्कुल आप आए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका भी, आगा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और ड्राई फ्रूट्स खाइए, लेकिन अपने बजट को देख के और अपनी सेहत को देख के। ब्रेक लेते हैं। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाजरीन। और अभी एक बड़ी अच्छी खबर है जो हमने आपके साथ शेयर करनी है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात है। सिफारती महाज पर पाकिस्तान अब यूएन की तंजीम बराए तालीम, इल्म और सकाफत यूनेस्को के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का मेंबर और वाइस चेयरमैन मुंतखब हो गया। मुदस्सिर, मुझे खुशी हो बिल्कुल, रही है। और बड़ा अच्छा है। ग्रुप इलेक्शन में पाकिस्तान साल 2027 तक की मुद्दत के लिए यूनेस्को के एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर के तौर पर काम करेगा। इलेक्शन में पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा 154 वोट हासिल किए हैं। वाइस चेयरमैन के लिए 58 रुकनी एग्जीक्यूटिव बोर्ड में से पाकिस्तान ने 38 वोट हासिल की। कामयाबी मुल्क के लिए बायस फ़ख्र है, क्योंकि ये आलमी सतह पर बहुत बड़ी कामयाबी है। हम बात करेंगे मुमताज़ ज़हरा बलूच साहबा, जो कि तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा हैं। बहुत शुक्रिया मुमताज़ ज़हरा बलूच साहबा आपके वक्त का। पाकिस्तान हमेशा यूएन के डिफरेंट जो प्रोग्राम्स हैं, डिफरेंट इदारे हैं, उसके लिए काम भी करता आया और बड़ा ज़बरदस्त। लेकिन ये इसमें पाकिस्तान जो वाइस चेयरमैन मुंतखब हुआ है, एग्जीक्यूटिव मेंबर बोर्ड हुआ है, इससे क्या हासिल होगा, क्या करेंगे? जी बहुत शुक्रिया। ये एक बिल्कुल आपने जिस तरह से कहा, एक बहुत बड़ी सफारती कामयाबी है। और पाकिस्तान ने ये जो इलेक्शन जीता है यूनेस्को के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का और उसके बाद वाइस चेयर बनाए, उसमें हमारी पाकिस्तान की जो कारकर्दगी है यूनेस्को पे, उस पर एक कॉन्फिडेंस का इजहार किया गया। और आप ये होंगे कि जब ये वाइस चेयर के इलेक्शंस हो रहे थे तो पाकिस्तान और इंडिया मद्दे मुकाबले थे और हमने इंडिया को शिकस्त दी इस इलेक्शन में। तो ये एक पाकिस्तान पे कॉन्फिडेंस का है इजहार, और ये कि पाकिस्तान जहाँ भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है, वो वहाँ के मल्टीलैटरलिज्म को और जो कॉज है डेवलपिंग कंट्रीज़ के जो मसाइल हैं उनको रेज़ करता है, और इंटरनेशनल लॉ की बात करता है, जिसकी वजह से इंटरनेशनल सतह पर बाकी ममालिक पाकिस्तान की कारकर्दगी से मुतासिर होकर पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। अच्छा मुमताज़ साहिबा, मुझे बताइएगा कि ये बड़ा एजाज़ की बात है कि आप बोर्ड के मेंबर हैं,
तो मुझे बताइएगा इंटरनेशनली कितना बड़ा गेन है, एक सक्सेस है पाकिस्तान की, और इसका इम्पैक्ट क्या देख रहे हैं आप? देखिए, सबसे बड़ी तो इसमें एक चीज़ हमें ये जाननी चाहिए कि ये पाकिस्तान की जो कामयाबी है, ये पहली कामयाबी नहीं है अब इन चंद दिनों में। अभी हमने एक और बड़ा रिसेंटली इलेक्शन जीता है, वो है केमिकल वेपन्स कन्वेंशन का, और उसमें OPCW जो है ऑर्गेनाइजेशन, उसका पाकिस्तान चेयरमैन मुंतखब हुआ है। तो ये साथ साथ हमें आगे पीछे एक ही हफ्ते में कामयाबियां मिली, और इससे पहले भी पाकिस्तान ने रिसेंटली पिछले 2 महीने में और भी इलेक्शंस जीते हैं। ये उस चीज़ का एक मज़हर है कि इस वक्त पाकिस्तान की इंटरनेशनल सतह पर वक़ार और इज़्ज़त में इजाफा हो रहा है, और वो लोग जो कहते थे कि हम पाकिस्तान को दुनिया में आइसोलेट कर देंगे और पाकिस्तान साउथ एशिया में भी उनके दोस्त नहीं रहेंगे, उनको एक जवाब मिला है कि पाकिस्तान की दुनिया के ममालिक के साथ, चाहे वो अफ्रीका के ममालिक हों, चाहे यूरोप के हों, चाहे वो लैटिन अमेरिका और एशिया के ममालिक हो, पाकिस्तान की वहाँ पे बड़ी पजीराई है। बिल्कुल सही। अच्छा मुमताज़ ज़हरा बलोच साहब, एक तो मैं थोड़ी गुजारिश आपसे करूँगा कि आप अगर थोड़ा सा इसी हो पीछे, क्योंकि आपका थोड़ा फ्रेम कट रहा है, मैं चाहूँगा कि वो बेहतर हो जाए आपके हमारे टेलीविज़न स्क्रीन पर। दूसरा, मुमताज़ ज़हरा बलोच साहब, मैं ये आपसे जानना चाहूँगा पाकिस्तान की अब क्या ड्यूटीज़, क्या काम होगा इस हवाले से कि मज़ीद इस तरह पाकिस्तान का नाम रोशन होता रहे और ये एजाज़ हासिल होते रहे? मैंने बताया कि हम यूनेस्को के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में भी आए हैं, और हम OPCW जो केमिकल वेपन्स कन्वेंशन की पार्टीज ऑफ कॉन्फ्रेंस है, उसमें भी हम इलेक्ट हुए हैं। तो हमारा यही एक मकसद होगा कि हम आगे बढ़ के पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान के जो अहदाफ हैं उनको फॉलो करते रहें, और सिर्फ पाकिस्तान के नहीं, हम डेवलपिंग कंट्रीज़ के भी नुमाइंदा बनकर वहाँ पर, क्योंकि उन्होंने हमें इलेक्ट करके वहाँ भेजा है, तो उनके भी जो मसाइल हैं उनको वहाँ पर लाएं, क्योंकि एजुकेशन और साइंस के इश्यूज़ हैं, या और इस तरह के इंटरनेशनल मसाइल हैं, क्लाइमेट चेंज के मसाइल हैं, ये हम समझते हैं कि ये तमाम ममालिक के, ख़ासतौर पे तरक्की पजीर ममालिक के मुश्तरका मसाइल हैं। तो इस पर अगर हम मिलकर काम करेंगे तो हम अच्छे नतीजे ला सकते हैं, और इसी वजह से पाकिस्तान की एक पजीराई रहती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में, क्योंकि पाकिस्तान अपने अलावा बाकी ममालिक को, जो छोटे ममालिक हैं, जो अफ्रीका के ममालिक हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनके मसाइल के लिए भी पाकिस्तान आवाज़ उठाता रहता है। सही। अच्छा मुमताज़ साहिबा, मैं ये चाहूँगी कि क्या इस सारी सूरत हाल में हम ये भी देख रहे हैं कि यूथ का बड़ा किरदार है, वो भी यूनाइटेड नेशन के साथ बड़ा आगे बढ़कर पाकिस्तान की एडवोकेसी कर रहे हैं, और अपने अपने तौर पर उनकी एफर्ट्स हैं, उसको किस तरह से देखा जा रहा है और सराहा जा रहा है? देखिए, यूथ हमेशा से एक इम्पॉर्टेंट वॉइस रहे हैं किसी भी इंटरनेशनल इशू को आगे बढ़ाने में। आप जिस तरह जानते हैं, क्लाइमेट चेंज पर जो नौजवान नस्ल है उसकी आवाज़ बहुत आगे आई है। इसी तरह से और जो इंटरनेशनल मसाइल है, जिस तरह आप जानते हैं कि अभी जो गज़ा और फ़लस्तीन की सूरत हाल है, उस पर हमारे नौजवान पाकिस्तान के भी और बाकी दुनिया के भी, उनकी आवाज़ बहुत खुल के सामने आई है। तो इस सारी सूरत हाल में बड़ा ज़रूरी है कि हम उनकी आवाज़ को एक फोकस तरीके से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में उनकी आवाज़ पहुंचाएं, और इसलिए बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, यूनाइटेड नेशंस समेत, अब यूथ के साथ डायलॉग को फ़रोग़ देती हैं, और उनकी आवाज़ को सुना जाता है। वो वहाँ पर जाके तकारीर भी करते हैं, और अपने एलामिया भी यूनाइटेड नेशंस और अक़वाम आलम के सामने पेश करते हैं। अच्छा मुमताज़ ज़हरा साहबा, ये तो एक पैरेलल है पाकिस्तान की कामयाबी। दूसरा, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा, वो हम देखते हैं कि वो पैरेलल चल रहा होता है। उसके तदारुक के लिए फ़ॉरेन ऑफिस, स्पेशली आप लोगों का, वो क्या कर रहा है? वो डिफरेंट कंट्रीज़ में हम देखते हैं, वो थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू मीडिया, थ्रू लॉबिंग, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, उस पर क्या काउंटर आपका है स्ट्रैटेजी? देखिए, ये एक हकीकत है कि जो झूठ है वो और झूठा प्रोपेगेंडा वो बहुत जल्दी फैलता है, और सच को फैलने में
थोड़ी टाइम लगता है, लेकिन इन द एंड सच सबको नजर आ जाता है। और ये अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि जिस तरह से एक कैंपेन थी पाकिस्तान में भी, टेररिज्म के इंसिडेंट्स हमने देखे, जो कि इंडिया जिसकी पुष्टपनाही कर रहा था, और हम सारी दुनिया को बताते थे कि पाकिस्तान में टेररिज्म इंडिया की वजह से आ रहा है। तो शायद उस वक़्त उतनी सुनवाई ना हुई। अब आहिस्ता आहिस्ता ये ख़तरा सारी दुनिया में फैल चुका है और सबको ये आया हो चुका है कि इंडिया की के क्या मकासद हैं, और वो यूनाइटेड नेशंस में और जो अक़वाम आलम में जो एक गलत प्रोपेगेंडा करते थे उसका उनका पोल खुल चुका है। तो हकीकत तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि हम सच बोलते रहें, हर मौके पे बोलें, हर प्लेटफॉर्म पे बोलें, पाकिस्तान का कॉज प्रेजेंट करते रहें, जो कि हमारे सफारत खाने हर जगह पे कर रहे हैं, हमारे मंदूब यूनाइटेड नेशंस में कर रहे हैं, और इस चीज़ को हम आगे करते रहेंगे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान का सही मौक़िफ़ सारी दुनिया के सामने आ जाएगा। बिल्कुल। और अभी तो ज़्यादा खुशी की बात है कि हमें भारत के मुकाबले में ये बड़ी कामयाबियों का एजाज़ हासिल हुआ है। तो ज़ाहिर है ये कैसी कामयाबी है जिसमें हर पाकिस्तानी का दिल भी खुश है और एक से होगी यूनाइटेड नेशन में। ज़ाहिर है जब आप एक अच्छे ओहदे पर मौजूद होंगे आपकी बात सुनी भी जाएगी और जो इशूज़ जिनको हाईलाइट होने चाहिए उन पर खुलकर बात होगी। बहुत शुक्रिया मुमताज़ साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद रहीं और आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। और अब बढ़ेंगे जनाब आगे, और अब वक्त है हीरो पाकिस्तानी से आपकी मुलाकात के हवाले से। और हीरो पाकिस्तानी में जब भी हम बात करते हैं वो पाकिस्तान के बड़े बड़े ऐसे लोग जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। मशहूर पाकिस्तानी रेसलर आज शेर खान अपने नाम की तरह एक बार फिर मुखालिफ पर झपट कर एक बड़ा एजाज़ अपने नाम उन्होंने किया और पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया है। और आज शेर खान से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं। एशियन प्रोफेशनल रेसलिंग चैम्पियनशिप में शेर खान ने नेपाल में भारतीय रेसलर दाया महाथौल को, इतना मुश्किल नाम है, उनको शिकस्त देना बड़ा ज़रूरी था, उनका नाम ही इतना मुश्किल है, वो हराया है और अपने बेल्ट का कामयाबी से दिफा भी किया। ये मुकाबला नेपाल के शहर काठमांडू में होने वाले इंटरनेशनल रेसलिंग चैम्पियनशिप में हुआ। मुदस्सिर, जब बचपन में हम टीवी पे रिंग देखा करते थे ना जिसमें रेसलिंग होती थी, माहौल बिल्कुल वही था। और खुशी इस बात की है कि वहाँ पर शेर खान थे जिन्होंने चित किया अपने मुखालिफ को। शेर खान हमें ज्वाइन भी कर चुके हैं। वेलकम टू आवर शो। अस्सलाम वालेकुम। कैसा महसूस हुआ फिर आपको काठमांडू जाके? सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने जो इज़्ज़त दी है, और मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इसी तरह अल्लाह इज़्ज़त देता रहे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कौम की दुआएं भी थी, और इस तरह आप जैसे और बहुत सारे चैनल्स हैं, ये भी हमारे कौम का हिस्सा हैं, और उनकी दुआएं हैं, तो अल्लाह पाक इस तरह की इज़्ज़त दे रहा है। और ये माहौल चूँकि वैसे तो कोल्ड कंट्री है नेपाल, और मेरा जो रिसेंटली जो मैच था वो नेपाल के शहर काठमांडू में हिमालयन टाइगर रेसलिंग इवेंट में, जो कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, और उनके अच्छे इवेंट में मेरा जो इवेंट था वो नेपाल के कई रेसलर से भी हो चुका है पहले। तो इंडिया से रहने वाला रेसलर जो कि नेपाल में इस वक्त इवेंट कर रहा था, तो उसके साथ मेरी फ़ाइट हुई। और अल्हम्दुलिल्लाह जो है मैंने नेपाल में उस रेसलर को बड़ी मुश्किलात का सामना करके, क्योंकि वो इजी रेसलर नहीं है, टफ़ है, आपने शायद देखा होगा उसको, पूरा मैच शायद आपने नहीं देखा, वो टफ़ कंपटीशन था। अच्छा। तो उसको हराना इतना इजी नहीं था। तो चूँकि मैच के ड्यूरिंग मैच में मुझे जो है इंजरी भी हुई थी, पसलियों में वगैरह मेरे लग गया था, लेकिन मैंने गिव अप नहीं किया। पाकिस्तान के फ्लैग का सवाल था, और जब पाकिस्तान के लिए उतरता हूँ तो कोशिश यही होती है कि अपने मुल्क का नाम ऊपर ही रखना है। तो ऐसी इंजरीज के साथ भी आप फाइट कर रहे थे? सर, इसी इंजरीज की बिना पे तो हम एक रेसलर बनते हैं ना, इससे गुजरना पड़ता है, इसकी बड़ी टफ एक्सरसाइज होती है, टफ। तो उसके बाद फिर ये बेल्ट आपको? जी, रेवोल्यूशन ईस्टर्न रेसलिंग रेवोल्यूशन ईस्टर्न रेसलिंग रेसलिंग। अच्छा, आप शेर खान कब से रेसलिंग कर रहे हैं? मैं बेसिकली 6-7 ईयर्स मुझे होने वाले हैं अभी प्रोफेशनल रेसलिंग में। चूँकि जब मैं WWE देखता था तो वो तो 3 साल की उम्र से देखता था, यहाँ कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, अपनी जर्नी शुरू की। लेकिन प्रोफेशनल रेसलिंग में 6 ईयर्स से पहले जब यहाँ रेसलर्स आना शुरू हुए WWE से, आपने शायद नाम बिल्कुल आए, तो काफ़ी रेसलर्स है, उनसे फिर हमने सीखा, डार्क इवेंट्स भी खेले उनके साथ, फिर हमने उनके साथ मेन इवेंट्स भी खेले अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि ड्रीम वर्ल्ड में हुए थे। इसमें हमारे काफ़ी रेसलर थे, बिलाल आफरीदी, जॉर्डन। हमने इनके साथ बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड किया, बड़ा अच्छा हमारा एक एनवायरनमेंट था। उसी वक्त से हमें ऑब्जर्वेशन, ये फीलिंग आनी शुरू हो गई कि हम एक इंटरनेशनल रेसलर्स के साथ हैं, और अल्लाह ने वो इज़्ज़त दे दी जो इंटरनेशनल को है अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त।
और मैं इस चीज़ का जो है इस चीज़ कभी को बड़ी कोई हड्डी खुशी वगैरह टूटी है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो बहुत सारी नहीं टूटी, लेकिन हड्डियां तोड़ी हैं मैंने। अच्छा, तोड़ी है जी, आपने, हड्डियां ये भी तोड़ी जबरदस्त हैं। ये से इंडियन रेसलर की भी हड्डी टूटी हुई है मेरे ख्याल में, उसको जो इस तरह मैंने बेली टू बेली सुप्लेक्स मारे तो उसमें मेजर इंजरी, उसको बैक स्टेज में मैं खुद उसका मसाज कर रहा था, मैंने ज़्यादा आपको लगी तो नहीं सही तो ये चीज़। अच्छा, यहाँ आपका कोच कोई है या फिर किस तरह से आपने सीखा, अपना करियर अपना बताइए कैसे रहा, ये 6 साल कैसे गुजारे, कितनी ट्रेनिंग, क्या डाइट प्लान था, फिर इस मुकाबले के लिए कैसे आपने खुद को तैयार किया? देखें, जिस वक्त मैंने इसको स्टार्ट किया था उस वक्त इंटरनेशनल 2 इवेंट्स मैंने खेले, यहाँ पे मल्टीपल जो रेसलर्स आए थे उनके साथ, ग्रीस के रेसलर्स के साथ मैंने पार्टिसिपेट किया, WWE के रेसलर्स के साथ डार्क इवेंट्स खेले, एल्बर्टो डेल रियो, रायनो, JTG इनके साथ हमने। अब बात यह है कि जहाँ तक इसको आगे लेकर जाना था तो वो फिर उसके लिए फाइनेंशियल आपको रिक्वायर्ड थी, तो फिर वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ मुंसलिक हुआ। जिस तरह मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो आज वैसे सिंध कल्चर डे भी है, और सिंध कल्चर डे के हवाले से भी मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि ये हमारे सिंध का कल्चर है, और जो सिंध हुकूमत है, सिंध हुकूमत जिसका आपको पता है कि स्पोर्ट्स को सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया, तो मुझे सिंध हुकूमत ने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया, जिसमें सरदार नबील कबूल साहब से लेके बंगल खान मेहर, मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स अरबाब लुत्फुल्ला, फिर सैयद नासिर हुसैन शाह साहब ने मुझे काफ़ी हद तक सपोर्ट किया, अभी भी कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने इंटरनेशल नेशनल सतह पे मुझे फाइनेंशियली कहा कि आपको हम सपोर्ट करें। और जो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अब जो खेल कर आया हूँ तो वो मैं कराची कमिश्नर साहब की तरफ से मैं एक स्पॉन्सर मिला, सलीम राजपूत साहब की तरफ से, मोहम्मद सलीम, तो वो देखें ये मेरा एक घर है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान के एक स्टार को मल्टीपल स्पॉन्सर्स की नीड होती है, जिस तरह आपने क्रिकेटर्स को देखा है, कभी बैंक इस्लामी और इसके अलावा डिफरेंट स्पॉन्सर होते हैं, तो मैं ऐसा एथलीट हूँ, ये एक ग्लैमर एंटरटेनमेंट स्पोर्ट। अब मैं जो है हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर, जो बड़ा अच्छा इनका नाम है जुनैद अली शाह साहब, मैं उनको भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म बना के ना एक इवेंट यहाँ मुनक़िद कराएं। मैं आपके साथ हूँ, इंटरनेशनल सतह पे जो रेसलर बुलाऊंगा यहाँ पे, जब वो इवेंट यहाँ के लोग देखेंगे, इंस्पायर होंगे, तो वो आई थिंक शायद क्रिकेट को भी नौजवान खेलना चाहते हैं ये खेल, बिल्कुल खेलना। जब मैं इस गेम में हूँ तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये बताऊं कि WWE अमेरिका में खेली जाती है, अब दुनिया उलट कर दो तो वो खेल रहे हैं, हम अपने मुल्क पाकिस्तान में इस वक्त WWE जो है वो लोग जब देखते हैं तो वो उस स्टार्स को फोकस करते हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, रोमन रेंस है, अंडरटेकर है, ड्रू मैकिंटायर है, इस तरह बहुत सारे ऐसे, रॉक है। अब जो पाकिस्तान में जब हम प्रोफेशनल रेसलिंग खेल रहे होते हैं तो छोटे बच्चे हमें देखते हैं तो वो भूल जाते हैं WWE है, वो कहते हैं शेर खान हमारा स्टार है, जॉर्डन हमारा स्टार है, बिलाल अफरीदी, कोब ब्रेंडन हमारा स्टार, एक्स में। तो हमने उस तरह के अपने आप को उस तरह बिल्डअप किया कि रेसलिंग एक रिंग के अंदर खेली जाती है, लेकिन अपेरेंस से लोगों का महसूस होता है कि ये प्रोफेशनल रेसलर, जिस तरह शाहरुख खान, सलमान खान का एक नाम है, लोग ये नहीं कहते कि वो बॉलीवुड का एक्टर है, वो कहते हैं शाहरुख खान, सलमान खान है हमारा एक्टर। क्यों? जिस तरह अंडरटेकर है, रोमन रेंस है, उनको नहीं पता ये WWE के रेसलर है, वो कहते बस उनका नाम से बैकग्राउंड पता चल जाता है। रेसलिंग को उस तरह ये रिकग्निशन नहीं है कि ये वो स्पोर्ट्स है जो जिसको हुकूमती ओलंपिक्स का हिस्सा बना दिया जाए, ओलंपिक एसोसिएशन का उसका हिस्सा बना दिया जाए, ये ग्लैमरस स्पोर्ट्स ज़्यादा कहलाती है, ये ग्लैमर स्पोर्ट्स है, ये ओलंपिक स्पोर्ट्स नहीं है। एग्जैक्टली ये एक फ्री स्टाइल, जिस तरह आपने देखा होगा ये इंटरनेशनल, अब तो सऊदीया में भी इसको खेला जा रहा है, बाज़ औक़ात बहुत सारे लोग कहते हैं इसमें फेक है, ये मतलब नूरा कुश्ती जिसे बोलते हैं बड़ा है, लेकिन जब सऊदीया ने इसको एक्सेप्ट किया कि इसमें जो चीज़ है रियलिटी नज़र आती है। आप फिल्म देख रहे हैं ना सलमान खान की, जो वो 1 मंजिल से जो जंप लगाता है, वो चीज़ मैंने अपनी रेसलिंग में रियल चीज़ की थी, कोई एक्शन स्टंट नहीं। वो एक्शन स्टंट हीरो हैं, ओनली मूवीज़ में आते हैं, मैं जो हूँ ना वो रियल एक्शन हीरो हूँ और रियल स्टंट करता हूँ मैं, बिकॉज रेसलिंग इसी को कहते हैं कि एक रियलिटी स्पोर्ट्स है, कोई इसमें कट कैमरा एक्शन कुछ भी नहीं होता, जस्ट रियली। आप हमारे रेसलिंग इवेंट्स को जब लाइव देखेंगे तो आप जेफ ओडी को देखेंगे तो सलमान खान को। शेर खान, मुझे ये बताएगा कि अभी आप ट्रेनिंग जब करते हैं, ज़ाहिर है इसके लिए तैयारी आपने की होगी, वो आप कितना वक्त लगा, कितने महीने लगे, फिर डाइट प्लान आप क्या फॉलो करते हैं, जरा बताएं ना नौजवानों को जो आना चाहते हैं इस तरफ। देखें, इसकी डाइट जो है वो बड़ी टफ होती है, फाइनेंशियल रिक्वायर्ड होती है, जिस तरह बॉडी बिल्डर्स को होती है। अच्छा, बॉडी बिल्डर्स से भी ज़्यादा डिफरेंट डाइट होती है। बॉडी बिल्डर्स को तो अपने आप को पोजिंग करके लोगों को शो करना होता है, मसल मेनिया, मल्टीपल।
लेकिन जो प्रोफेशनल रेसलर होता है उसको अपनी बुनियादों के साथ स्ट्रॉन्ग रहना पड़ता है, ठीक है। उसको अपनी डाइट को मल्टीपल जो है वो इसको डिवाइड करना पड़ता है पूरी डेली रूटीन में। और आपको जो भी फूड है, जिस तरह हम प्रोटीन लेते हैं, सही है, इसके अलावा जो है वो दलिया और बॉइल्ड एग्स लेते हैं, चिकन और फिश सबसे ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है क्योंकि ये आपकी बॉडी को ठोस बनाता है, ठीक है। और इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स हो गए, ये प्रोटीन्स, ये सारी चीज़ें लेना आपको लाजमी है। अब फिर आपको लेने के बाद आपको एक जगह बैठना या सोना नहीं है, इसके लिए आपको ऑब्जर्व करनी पड़ती है अपनी इस डाइट को। आपको रनिंग करनी है, खाने के बाद फिर आपको एक्सरसाइज करनी है, फिर इसको एक्सरसाइज भी दिन में 2 टाइम होती है, सिर्फ फिर रेसलिंग की एक्सरसाइज होती है। तो इस तरह इस एनर्जी को जो है ऑब्जर्व भी करना है, एक्सीड भी करना है, ताकि आपकी जो डाइट है वो आपके अंदर जो है वो ऑब्जर्व हो और फिर आप जो स्ट्रॉन्ग हो, ताकि जब WWE के किसी भी रेसलर को आप देखते हैं वो किसी आम खिलाड़ी से कंपेयर आप उसको नहीं कर सकते। सही, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। जिस वक्त आपके साथ बैठा होगा ना बैक स्टेज में, बिल्कुल डिफरेंट। जब अपने करेक्टर में आएगा, अपने आप को जो है वो डिफाइन करेगा कि वो फिर लोग उसको वैसे ही देख के, आम लोगों में से जब वो गुजरते हैं ना तो वो डिफरेंट फील आप जब ये जीत के आए तो लियारी के लोगों का रिस्पांस क्या था? देखें, लियारी अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा मेरे साथ है, ठीक है। और लियारी में जो है माशाल्लाह से सिंध हुकूमत के जो भी नुमाइंदे जो भी वहाँ रहते हैं, जैसे मुर्तज़ा वाब साहब मेयर कराची, करमुल्ला वकासी साहब, और इन सब में अल्लाह भला करे खलीलूस साहब और जावेद नागौरी साहब ने बड़ा अप्रिशिएट किया, नबील कबूल साहब ने बड़ा अप्रिशिएट किया, क्योंकि ये वहाँ के जो हैं वो सिंध हुकूमत से मर्ज हैं। और मैं सबसे बड़ी चीज़ ये कहता हूँ कि जो बिलावल भुट्टो साहब का जो मिशन है ना, जिस हम खिलाड़ियों को उन्होंने जो दिया हुआ है, वो एक बड़े लेवल पे दिया हुआ है, क्योंकि वो कहते हैं कि सिंध हुकूमत में स्पोर्ट्स को मैं जितना हो सके सपोर्ट करूँगा, क्योंकि वालदा भी स्पोर्ट्स को बड़ा फोकस आपके अगले का प्लान क्या है? इसके बाद क्या कौन सी चैंपियनशिप जीत के लानी है? इसके बाद तो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का इरादा है मेरा। कोशिश यही है कि रेवोल्यूशन ईस्टर्न रेसलिंग का जो एक टाइटल है वो अलायंस रेसलिंग में भी है, और कोशिश यही है कि वो इंशाल्लाह ताला हम एक रेसलर नहीं, वो 2-3 रेसलर हम जाएंगे। मल्टीपल नेपाल में है हमारे इवेंट्स आगे, जिसमें WWE से, मैक्सिको से, इसके अलावा जो है यूनाइटेड स्टेट्स, मायामी, फ्लोरिडा से 5-6 रेसलर्स वहाँ गेट टुगेदर हो रहे हैं। तो एक बड़ा अच्छा वहाँ इवेंट होने वाला है। आने वाले साल में मैं जनरेशन्स को यही कहता हूँ कि आप लोग जो है वो इस हेल्दी एक्टिविटी को फोकस करें। मोबाइल माँ बाप तो कहते हैं कि मार कुटाई वाला खेल बिल्कुल नहीं करना। देखें, जो लोग रेसलिंग को रेसलिंग को पसंद करते हैं, वो रेसलिंग में मैं उनको ट्रेन करता हूँ, ठीक है। बॉडी बिल्डिंग के हवाले से, फिटनेस के हवाले से, चाहे तो मुझे कहें मैं ट्रेन करता हूँ। हमारे साथ एक्स-मैक है, वो भी स्पोर्ट्स एथलीट जो है वो स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज़ को ट्रेनिंग देते हैं। सही। और बहुत सारे हमारे कैरेक्टर्स हैं इस तरह। लेकिन ये कि नौजवानों को आना चाहिए स्पोर्ट्स में, बिल्कुल। और जो सीखना चाहते हैं वो शेर खान से रब्ता करें, कह रहे हैं मैं रेसलिंग सिखाऊंगा। बहुत शुक्रिया शेर खान आपको, और वंस अगेन बहुत बहुत मुबारक हो आपके इतने बड़े एजाज़ के साथ। और इसके साथ ही मुदस्सिर साहब हमें इजाज़त लेनी है। बिल्कुल नाज़रीन, आपने अपना बहुत ख्याल रखना है, हमें दुआओं में याद रखना है, और इंशाल्लाह कल आपसे प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।